कि हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो परीक्षा पे चर्चा करता है। जो आदमी परीक्षा पे चर्चा करे, पेपर लीक पे चर्चा ना करे, पेपर लीक शब्द आज तक उनकी जुबान पे नहीं आया है, वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं और फिर कहते हैं दही शक्कर खा के परीक्षा देने जाना चाहिए, कठिन प्रश्नों के पहले उत्तर देना चाहिए, आसान प्रश्नों के बाद में। मतलब पूरा जो है सो तैयारी करने वाले जो नौजवान है वो मतलब भड़क गए थे इस बात पे। ये क्या बता रहा है? पेपर लीक और जो दंगे होते हैं, ये दो ऐसे अपराध है जो बिना सत्ता में बैठे लोगों के शह के हो ही नहीं सकते। किसी की इच्छा हुई और उसने पेपर लीक कर दिया और वो पूरा एक रैकेट चला रहा है, ऐसे नहीं होता। पेपर लीक चेन स्नैचिंग नहीं है, पेपर लीक इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऐसा थोड़ा ना है कि पेपर लीक के बाद उन स्टूडेंट्स को पता चल रहा है कि पेपर लीक होने वाला था। उनको पता होता है कि हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने पेपर खरीद लिया है। सो मनी बिकम्स द ओनली फैक्टर फॉर सिलेक्शन। और कई लोग जब पूछते हैं कि पेपर लीक की घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लगती, ये सवाल मेरे सामने कई बार आता है, तो बड़ी सीधी सी बात है ना, कैसे रोक लगे? किसी भी अपराध में बेसिक कॉमन सेंसिकल बात है, आपने कोई अपराध किया और आपको कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करके उसको सजा दी। अगर उसको आइडेंटिफाई करके सजा ही नहीं दी जाएगी, और सजा इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि जिसको सजा देना है वही अपराधी है, वो किसको सजा देगा? और हर जिम्मेदार नागरिक की ये जवाबदेही है कि हम इस देश के युवाओं की ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में उसका प्रयोग कर सके। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई चुनाव में कुछ और दिख रहा है, रिजल्ट में कुछ और दिख रहा है, ये गुस्सा कहाँ है? तो ये गुस्सा खुद में प्रूफ है कि जो चुनाव में आपको दिख रहा है वो उसमें कितनी बड़ी बेईमानी है। अगर कोई कॉकरोच पार्टी बना के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से ज्यादा फॉलोअर्स 2-4 दिन में इकट्ठे कर ले रहा है, तो ये तो रिफ्लेक्शन है ना कि इस देश के यूथ में कितना ज्यादा गुस्सा है। और ये इस बात का एविडेंस है कि आप जो बेईमानी से चुनाव जीत रहे हैं, आप जो इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, आप जो स्टेट मशीनरी से हक का हर तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका एक और एविडेंस ये है। ये देखने के बाद कौन कह सकता है कि आप चुनाव जीत सकते थे, लेकिन आप जीत रहे हैं, कि आप बेईमान हैं, बेईमानी कर रहे हैं। करोड़ों यूथ जो है एक झटके में आपके खिलाफ लामबंद हो जाते हैं और आपको ये भ्रम है कि चुनाव में वो आपके साथ है। नहीं है आपके साथ। दर्शकों, अगर आपको किंतु परंतु के ये एपिसोड पसंद आते हैं, काम के लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। ये उन लोगों तक पहुँचे जिनके बारे में बात हो रही है, क्योंकि मीडिया जिन लोगों के बारे में बात कर रहा है अक्सर वो इतने ज़्यादा दूर हैं, अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं कि उन तक बात नहीं पहुँचती। तो प्लीज़ शेयर भी करिए। थैंक यू। तो अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और किंतु परंतु पर आने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से मौका दिया है। और पिछली बार जो हम लोगों की बातचीत हुई थी, मुझे लगता है कि आज तक मैंने जितनी भी लॉन्ग फॉर्म में डिटेल्ड इंटरव्यूज़ दिए होंगे, उनमें से जो सबसे ज़्यादा जिन पर मुझे पॉजिटिव रिव्यू, पॉजिटिव फीडबैक मिला है, उनमें से एक था। तो इसीलिए मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इसके माध्यम से बहुत लोगों तक बहुत संजीदा ढंग से बहुत सारी बात पहुंची है। जी, और हमारा मकसद भी यही है कि लोगों तक पूरी बात पहुंचे। हम क्लिक बेट्स के लिए फ़िक्र ना करें कि हम कोई ऐसी बात कह दें जो बस वायरल हो जाए। तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि बातचीत उन विषयों पर रहे जिनमें गहराई से बात करने का रेगुलर मीडिया में मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ आपको तुर्की ब तुर्की जवाब देना पड़ता है। खैर, ये बताएं कि एक इंटरेस्टिंग बात मैं बस ऐड कर देता हूँ। ये जो आपने कहा ना रेगुलर मीडिया वाली बात, मुझे लगता है कि एक हम लोग ऐसे दौर में एंटर कर चुके हैं जहाँ पे कि हम सब का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है, इतना कम हो गया है कि 30 सेकंड का रील आता है और उस रील पे भी लिखा रहता है कि आखिर तक जरूर देखिए। आप सोच लीजिए कि हमारी सोसाइटी के अटेंशन स्पैन का क्या कर दिया गया है कि 30 सेकंड की रील में अपील की जाती है कि वॉच टिल द लास्ट। तो ऐसे दौर में आप उसको बिल्कुल चैलेंज करते हुए उसके विपरीत जाके बहुत आराम से, सहजता से हम लोग बात कर रहे हैं। इस तरह के कॉन्वर्सेशन को जिंदा करने की आप कोशिश कर रही हैं, इसके लिए जी आपका बहुत आभार। असल में ये जो बुफे है ना, जो चॉइसेस का बुफे है, चाहे वो खानों में हो और चाहे वो मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन है और जो आइटम्स आ रहे हैं उनमें हो, इतना ज़्यादा है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी में चले गए हम लोग, है ना। उसमें वक्त भी बर्बाद होता है, गहरी समझ नहीं बनती है। तो मैं इसीलिए मैं ख़ुद भी पॉडकास्ट कंज्यूम करती हूँ और मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ लोगों की जो लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, मुझसे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, फिर
इंडिया के बाहर बहुत अच्छे पॉडकास्ट हो रहे हैं, पड़ोसी मुल्कों में बहुत अच्छे हो रहे हैं। हमें कई बार अपने बारे में पता करना हो तो हम उनसे सुनते हैं बैठ करके कि क्या वो कैसे नज़र से देखते हैं। नेपाल के पॉडकास्ट हैं, बांग्लादेश के हैं, ये सब हैं। अच्छा, तो बात इस पर करनी है कि इस समय जो हमारा यूथ है, जिसको हम एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पे सुन रहे थे, प्राइम मिनिस्टर के मुंह से भी हमने ये बात सुनी थी। अब यही प्राइम मिनिस्टर और यही उनकी व्यवस्था, उनका गवर्नेंस उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक लाइबिलिटी बनाने पर तुला हुआ है। अगर आप भीड़ के तौर पे कांवड़ के लिए इकट्ठा हो रहे हैं या गंगा स्नान के लिए कुंभ में इकट्ठा हो रहे हैं, तब तक तो ठीक है, वरना तो आपको सिर्फ लाठी मिलेगी। तो सवाल ये है कि एक ऐसे नेताओं द्वारा चलाया गया देश जहाँ पर उनकी अपनी सबकी डिग्रीज डाउटफुल हैं, उनकी डिग्रीज फेक हैं, वो अपनी डिग्रीज के बारे में एक बात साफ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोग आपकी डिग्री को कब इज्जत देंगे और क्यों इज्जत देंगे? उनको तो पता है कि उनकी फेक डिग्री से और उनके झूठ और फ्रॉड से भी उनको इतना कुछ मिल गया। ऐसे में जो बच्चे, जो यूथ एजिटेट कर रहे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि उनको पढ़ने दिया जाए और मेरिट पर उनको रोज़गार में आने दिया जाए, चाहे वो जेईई हो, चाहे वो नीट हो। पेपर लीक का मामला क्या सिर्फ पेपर लीक का मामला है, या मेरिट के ऊपर फ्रॉड को और घूस को, कॉम्प्रोमाइज़ को, इन सब चीज़ों को ऊपर करके मेरिट को दबाने का मामला है? हाउ डू यू लुक एट इट? नहीं, आप बहुत वाजिब सवाल है ये। पेपर लीक का मसला तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है एक डीपर वाइडर प्रॉब्लम का इस वक्त जिसका हम लोग सामना कर रहे हैं। वो यही है कि किस तरह से मेरिट, हार्डवर्क, स्ट्रगल से कोई मुकाम पा ले, उसके बनिस्पत पैसा, सिस्टम और जो लोग पावर सिस्टम को कैप्चर किए हुए हैं उन्हीं के शह आशीर्वाद से उस पावर का या उसका शेयर किसी और को मिले, ये सुनिश्चित करने का एक माध्यम है। तो पेपर लीक इज़ जस्ट वन ऑफ द मेनी एग्जाम्पल्स जिसके जरिए इस योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं पेपर लीक सिर्फ पेपर लीक फेल्योर नहीं है, वो गवर्नेंस फेल्योर है। बिल्कुल बिल्कुल गवर्नेंस फेलियर है। मतलब पेपर लीक की घटना, मैं तो अक्सर देखिए कहता हूँ एक बात कि पेपर लीक और जो दंगे होते हैं ये दो ऐसे अपराध हैं जो बिना सत्ता में बैठे लोगों के शह के हो ही नहीं सकते। किसी की इच्छा हुई और उसने पेपर लीक कर दिया और वो पूरा एक रैकेट चला रहा है, ऐसे नहीं होता। पेपर लीक चेन स्नैचिंग नहीं है। पेपर लीक किसी के घर में छलांग लगा के चोरी नहीं है। पेपर लीक इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसमें कई लेयर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे पेपर जो लीक हो रहा है वो कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जिसका टेस्टिंग एजेंसी, एग्जामिनेशन एजेंसी, रिक्रूटमेंट एजेंसी में प्रभाव हो, हाईली प्लेस्ड हो, प्रभाव हो। ये आपका कोई भी दर्शक, उसकी कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन हो, वो इस बात से सहमत होगा कि अगर किसी प्रतिष्ठित टेस्टिंग एजेंसी से पेपर लीक करवा ले रहा है कोई, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से ही करेगा जिसका उसमें इन्फ्लुएंस है। नंबर 2, उस पेपर को फिर वो मार्केट तक पहुंचा रहा है। मार्केट मतलब उसकी अपनी एक ग्राहक का वर्ग है। नीट का पेपर लीक करवा के आपके सामने रख भी दिया जाए एग्जाम से पहले, आप हो सकता है 500 रुपये में भी नहीं लेंगे, आप क्यों लेंगे? लेकिन ऐसे लोग हैं जो 15 लाख में भी लेंगे, 20 लाख में भी लेंगे। तो उस लीक्ड पेपर जो है वो एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का अपना एक अलग मार्केट है, अलग बाजार है, उसके अलग किस्म के ग्राहक हैं। तो प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचाना भी तो एक काम है। हो सकता है उस एग्जामिनेशन टेस्टिंग एजेंसी में जिसके प्रभाव से पेपर लीक हुआ, उसके पास 10 ग्राहकों का भी डायरेक्ट सोर्स ना हो। इसका मतलब यह है कि आपको फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जो उस जो पेपर को उन लोगों तक पहुंचा रहा है। नंबर 1 लीकर्स, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स, and then there is a broker who is coordinating between the leaker and the distributor। और जो ब्रोकर है वो कई बार हो सकता है, अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है आप समझेंगे वो कौन होगा, वो लोग होंगे जिनका स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है, जो उनके बीच हैं। कोचिंग सेंटर्स वगैरह, कोचिंग के लोग हो सकते हैं, कोई खुद को
महान शिक्षक बताने वाला व्यक्ति हो सकता है, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, मतलब जो कनेक्टेड है उस दायरे से वही तो डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। और जो ब्रोकर है वो किसी किंगपिन के डायरेक्शन में काम कर रहा है। जो किंगपिन, जिसको सरगना कहते हैं, सरगना तो कोई ऐसा ही आदमी हो सकता है जिसका कम से कम 2 एजेंसियों पे प्रभाव हो, टेस्टिंग एजेंसी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इस देश में कितने ऐसे लोग होंगे जिनका इन्फ्लुएंस रिक्रूटमेंट एजेंसी पर भी हो और इन्वेस्टिगेटिंग प्रोब एजेंसी पर भी हो? तो सरकार के अंदर का सरकार आदमी। के अंदर का आदमी होगा जो पावर में होगा। और कई बार ऐसा हो सकता है कि जो सरगना है वो खुद कोई राजनेता होगा, या नहीं तो नेताजी के इर्द गिर्द का कोई आदमी होगा जिसको नेताजी इशारे, जिसका ट्रेल आपको नहीं मिलेगा। यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉलिटिशियन जो करवा रहा है, क्योंकि वो इशारा कर रहा है कि उसको भिजवा दो, फलाने कोचिंग वाले को कह दो, यहाँ पे एनटीए में डीजी को मैंने कह दिया है, वो देखो। सही तो रही, डीओ लेटर से तो हो नहीं रहा वो है। सिर्फ इशारे कर रहा है और फिर उसके जो सबसे करीबी है वो इस काम को कर रहे हैं। तो ये तो शुद्ध रूप से गवर्नमेंट फेलियर है। और कई लोग जब पूछते हैं कि पेपर लीक की घटनाओं पे रोक क्यों नहीं लगती, ये सवाल मेरे सामने कई बार आता है, तो बड़ी सीधी सी बात है ना, कैसे रोक लगेगी? रोक तब लगेगी ना, किसी भी अपराध में बेसिक कॉमन सेंसिकल बात है कि आपने कोई अपराध किया और आपको कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करके उसको सजा दी गई। इससे बेसिक बात तो कुछ नहीं होता। अगर उसको आइडेंटिफाई करके सजा ही नहीं दी जाएगी, और सजा इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि जिसको सजा देना है वही अपराधी है, वो किसको सजा देगा? तो पेपर लीक एक के बाद एक होते रहेंगे, लगातार होते रहेंगे। और पब्लिक आउटरेज को कभी कभार जो मीडिया, सोशल मीडिया पे माहौल बनता है, उसको एड्रेस करने के लिए क्या किया जाएगा? ये जो मैंने कहा ना, लीकर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनमें से किसी को पकड़ लिया जाएगा। तो कोई ऐसा आदमी जिसने व्हाट्सएप पे किसी को क्वेश्चन पेपर फॉरवर्ड किया है, उसको पकड़ा जाएगा, उसको नकाब उड़ा के मीडिया के सामने, कैमरे के सामने ला के बताया जाएगा कि ये हमने पेपर लीक के सरगना को पकड़ लिया है। और देश की जनता कहेगी कि वाह क्या जांच हुई है, ये तो पेपर लीक के सरगना को पकड़ लिया गया है। किसी निरीह कर्मचारी को जो किसी दफ्तर में काम करता हो, जिसका काम हो सकता है सिर्फ इतना हो कि वो प्रिंट आउट निकाल के उसको साहब के पास पहुंचाना है, उसको पकड़ लिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये मास्टरमाइंड था जो फलाने दफ्तर में बैठ के इतने बड़े अपराध को अंजाम दे रहा था। और इतने में रफा दफा करने की कोशिश होती है। कलेक्टिव गुस्सा और शांत। अगर हमारे जैसे लोगों के आंदोलन के माध्यम से फिर भी अगर दबाव आगे भी बनता जाता है, तो बहुत रेयर केसेस में, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें ब्रोकर्स को पकड़ा गया है, जिसको दलाल कहते हैं। और जैसे ही दलाल पकड़ में आते हैं तो नेताजी घबरा जाते हैं कि अब मामला मेरी तरफ मुड़ रहा है, क्योंकि जो जिसने डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, उसको तो पता भी नहीं है कि सरगना कौन है। उसके पकड़े जाने से कोई खतरा नहीं है। ऊपर जिनके संरक्षण में पेपर लीक हो रहा है उसको कोई खतरा नहीं है। उसको किसी ने पेपर दिया और उसको बोला कि भाई 20 लोगों को पहुंचाना है, बेचना है, वो काम कर रहा है, बस उसको और कुछ नहीं पता। लेकिन अगर दलाल पकड़ में आ गया तो उसके जरिए हो सकता है उसका सीधा लिंक है किंगपिन के साथ, तो वो पकड़ में आ जाएगा। तब कोशिश होती है कि किसी हाल में जांच जो है इससे ऊपर ना जाए। और मेरी नज़र में पिछले 10, 12, 15 साल में कोई ऐसा पेपर लीक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है जो सही में सरगना तक पहुंच गया। बिल्कुल। तो जब आप उस अपराध के सरगना को पकड़ ही नहीं रहे हैं, नीचे 1-2 को पकड़ के आईवॉश कर दे रहे हैं, आम जनता के गुस्से को ठंडा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं उसके जरिए, तो ठीक है, वो आदमी गया, कल को कोई दूसरा उस काम को करेगा। पेपर लीक होते रहेंगे क्योंकि इसके पीछे एक अर्थव्यवस्था इन्वॉल्व है, इसके पीछे बिल्कुल एक आर्थिक तंत्र है, पैसा इन्वॉल्व है। और ये क्राइसिस कितना डीप है, अगर इसको ये समझना है तो आप समझिए कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इतने पेपर लीक हो चुके हैं कि अब हम शतक लगाने वाले हैं। यही मैं पूछना चाह रही थी कि सेंचुरी लगाने वाले। अंदाजन बताइए 10-12 साल में टोटल पेपर लीक कितने हैं, और जितने बताए जा रहे हैं क्या उतने ही हैं? हाँ वही मैं बताता हूँ। बताए ये जा रहे हैं कि कोई कहता है 80 पेपर लीक हुए, कोई कहता है 90 हुए, कोई कहता है 95 हुए। जितने भी हुए हैं हम लोग शतक के करीब हैं, इससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर शतक के करीब भी हैं तो ऐसा नहीं है कि 100 पेपर लीक हुए।
इसका मतलब ये है कि 100 पेपर लीक के बारे में आपको हमको जानकारी है। विवाद हो गया। विवाद हो गया या ये खबर बाहर निकल गई, पेपर लीक हुआ और बात सार्वजनिक हो गई, पब्लिक हो गया कि पेपर लीक हुआ है। ऐसी 100 घटनाएं हैं। अगर हर पेपर लीक की घटना पब्लिक होने लग जाए, हर बार पेपर लीक हो और वो एक्सपोज हो जाए कि पेपर लीक हुआ था, इतने भर से पेपर लीक बंद हो सकता है, मेरा ये मानना है। अच्छा, कैसे? क्योंकि जो लोग पेपर लीक करवा रहे हैं, इतने स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसके पीछे जो मेन मोटिवेशन है वो है पैसा। पैसा ही है ना। आप पेपर लीक करवा रहे हैं, उस पेपर को 10 लाख 15 लाख 20 लाख में बेच रहे हैं, उसके बदले में लोगों की भर्ती हो रही है, इसके पीछे तो कमाई है ना। हर बार पेपर लीक हो, हर बार पकड़ में आ जाए, परीक्षा रद्द करना पड़ जाए, तो छात्रों को तो तनाव होता है, आपको हमको तनाव होता है, हर देश प्रेमी को तनाव होगा कि क्या हो रहा है यार, सिस्टम एकदम बर्बाद हो गया है। लेकिन जिसने पेपर लीक करवाया था, सोचिए उसको कितना तनाव होता होगा। उसको तो ये लगता होगा ना कि भाई बर्बाद हो गए, लुट गए। अब वो कितनी बार लुटेगा? अगर देश में 100 पेपर लीक हुए होते और 100 के बारे में हमको आपको पता चल गया होता, तो 101वां नहीं होगा ना। इतने भर से बंद हो जाएगा पेपर लीक। सीधी सी बात है कि हम जितना जानते हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये ज्यादा भयानक बात है। हम अगर एक पेपर लीक के बारे में जानते हैं कि फलाने परीक्षा का पेपर लीक हो गया, इसका मतलब कि कम से कम 10 परीक्षाएं होंगी जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। पेपर लीक हुआ, पेपर बिका और फिर गड़बड़ लोग सिस्टम में घुसे और वो डॉक्टर, इंजीनियर, अलग अलग कर्मचारी बन के आज सिस्टम में बैठे हुए होंगे। हम नहीं जानते हैं। अगर सब कुछ पता होता तो पेपर लीक इसी से बंद हो जाता। इसका सीधा अर्थ ये है, मेरा मानना है, कि सैकड़ों की संख्या में पेपर लीक हुए, 100 नहीं, वो 1000 भी हो सकता है। हमको लगता है कोई परीक्षा ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई ना कोई नेक्सस, कोई ना कोई माफिया ऑपरेट नहीं कर रहा होगा। और इसका सोचिए कि इस देश के नौजवानों पे, जेन जी पे, जिसकी आजकल बहुत चर्चा है, उस पर क्या असर पड़ता होगा। क्योंकि आप हम जितना जानते हैं ऊपर से, दूर से, वो उसके सिस्टम के अंदर में है। वो 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी कर रहा है उन्हीं छात्रों के बीच में, जहां उनको संपर्क किया जा रहा है कि भाई तुम 2 साल से जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उसका क्वेश्चन पेपर चाहिए तुमको, 10 लाख लगेगा। उसको पता है कि उसका कोई दोस्त है जिसके पिताजी के पास पैसा है, उसने ले लिया पेपर, खरीद लिया है। मैं मजदूर का बच्चा हूं, मैं नहीं खरीद सकता। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूं, मैं कह रहा हूं अपने पिताजी को, हमारे पिताजी कहीं सोच रहे हैं कि क्या करे, 3 साल से क्वालिफाई नहीं कर रहा बच्चा, चुपके से एक बार कोई ज़मीन बेचकर ले ही लेते हैं, सिस्टम तो ऐसा ही रहना है। आप सोचिए उनकी मनोदशा क्या है जहां पे ये एक्चुअली चल रहा है। ऐसा थोड़ा ना है कि पेपर लीक के बाद उन स्टूडेंट्स को पता चल रहा है कि पेपर लीक होने वाला था। पता होता है उनको पता होता है कि हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने पेपर खरीद लिया है और मैं असमर्थ हूं। सो मनी बिकम्स द ओनली फैक्टर फॉर सिलेक्शन एंड यू नो दिस। ये नहीं कि मतलब पेपर लीक होने के बाद आपको पता चला, आपको पहले से पता है कि आपके पास पैसा होगा तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। आप सोचिए इस व्यवस्था में उस देश के नौजवान युवा के अंदर कितना असंतोष, कितना आक्रोश अंदर अंदर पनप रहा होगा। आप इसको एग्जामिनेशन सिस्टम कहते हैं, मैं इसको सिस्टम कहता हूं। सिस्टम उन स्टूडेंट्स के लिए, उन यूथ के लिए सिस्टम का इंटरफेस यही है। वो और किस सिस्टम से डील कर रहे हैं, इसी से डील कर रहे हैं और इसको वो देख रहे हैं कि ये कैसा है। इसलिए गुस्सा इकट्ठा हो रहा है, बारूद का रूप ले रहा है। और इस बात को हम लोग जब तक नहीं समझेंगे तब तक पता नहीं कितना अन्याय कर चुके होंगे। ये जो डॉक्टर्स बनने वाले थे, जो पेशेंट्स देखने वाले थे, ये पहले ट्रॉमा पेशेंट्स बना दिए गए। यस, कितने उसमें से डिप्रेशन में जाते हैं, कितने हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, कितने हैं जो अपने घर परिवार वालों को चेहरा नहीं दिखा पाते। पता नहीं, एक अलग तरह का सोसाइटल प्रेशर होता है हमारे यहाँ। कितने हैं जो झूठ बोलने लग जाते हैं अपने परिवार से कि मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। वो झूठ सोचिए किस प्रेशर में बोल रहा होगा। नहीं कर किया होता है क्वालिफाई, लेकिन वो झूठ बोल रहा है, अपने गांव वालों को बताता है कि मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। उसका मेंटल स्टेट सोचिए कैसा होगा। हाँ, ये कहने में उसको अगर समाज से के
सवालिया निशानों से छुटकारा मिल जाए तो वो झूठ बोल देगा। क्योंकि हमारा समाज 3-4 साल से तैयारी कर रहा था। हाँ, क्योंकि हमारा समाज और हम लोग बेरोजगारी को सरकार की जिम्मेदारी मानते ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है, क्योंकि अगर हमारे परिवार का कोई बच्चा परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है और पेपर लीक हो जा रहा हो या कुछ भी हो जा रहा हो, हमारे यहाँ ये एस्टैब्लिश्ड है कि हम उस लड़के को नालायक समझते हैं। जिसको परीक्षा में कम मार्क्स आए वो नालायक है, जिसकी नौकरी नहीं लगी वो नालायक है। उसको कहते हैं कि देखो फलाना, वो देखो उस जिले में उस लड़के ने तो 50वां रैंक ले आया, वो कैसे कर गया, तुमसे नहीं हुआ। हम तो उस सोसाइटी में ना जहाँ पे ये कंपैरिजन होता है दिन रात, और हम मानते ही नहीं है कि इन इश्यूज के लिए कोई स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई गवर्नमेंट फेलियर है। प्रॉब्लम शुरू ही यहीं से हो रहा है। जिस दिन हम समझेंगे कि इसके लिए सत्ता की जवाबदेही है, तो हम उन बच्चों के ऊपर दबाव बनाना कम कर देंगे, उनको उस दिशा में धकेलना कम कर देंगे जहां वो डिप्रेशन में जाते हों, जहां वो कोई भी गलत कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारा सारा दबाव उनके ऊपर है कि तुमसे क्यों नहीं हो रहा, तुमसे क्यों नहीं हो पा रहा है, 4 साल से लगे हुए हो, मुखर्जी नगर में क्या कर रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, इतना पैसा हम देते हैं, तुमसे कुछ होता नहीं है। उसका कितना असर होगा? भारत में जिस तरह की गरीबी है, यहाँ शिक्षा को सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं देखा जाता है, शिक्षा को रोज़गार से ही जोड़ के देखा जाता है। क्योंकि हम उस तरह के अमीर देश नहीं हैं जहाँ फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, जहाँ 96% एजुकेशन रेट है, हम वो लोग नहीं हैं। तो ऐसे में जब शिक्षा को रोज़गार से सीधे जुड़ा हुआ है, तो माँ बाप जो इस करप्शन में साथ आते हैं, जो 15-20 लाख रुपए एक क्वेश्चन पेपर का देते हैं, ज़रा उस पर भी बात कीजिए कि ये क्या उनका ये बेस्ट फुट फॉरवर्ड है अपने बच्चे को। वो इस पैसे से कारोबार भी करा सकते थे, कुछ और भी हो सकता था, लेकिन वो इस पूरे सिस्टम का या तो हिस्सा बनते हैं या करप्शन प्रमोट करते हैं। फिर बाद में यही माँ बाप दहेज लेने लगते हैं, और हम दहेज की तो बुराई करते हैं, लेकिन ये जो माँ बाप, ये जो वसूली हो रही है उनसे, वो जो देते हैं, तो हम उसकी बात नहीं करते। तो कितना कुछ इंटर रिलेटेड सामाजिक बुराइयों का दहेज भी, जो IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर, इन सब के दहेज के रेट और इनके ऊपर जो खर्च किया है उसको वापस वसूलने का रेट, करप्शन मनी का रेट, ये सब एक है। समझने वाली बात है। मैं एक बात अक्सर कहता आया हूँ अपने आंदोलन के साथियों से भी, कई कार्यक्रमों में भी, कि हम लोग इस तरह की घटनाओं को, जो परीक्षा तंत्र की विफलता है, पेपर लीक जैसे अपराध हैं, इसको कई बार कई लोग कहते हैं कि ना, इसका सरकार से, राजनीति से कोई संबंध नहीं है, इसमें आप पॉलिटिक्स मत घुसाइए। और आपका जो प्रश्न था, देखिए उसमें बहुत स्पष्ट है कि राजनीति छोड़िए, समाज से सीधा इंटरलिंक्ड है, समाज की रीतियों कुरीतियों से इसका सीधा लिंक है, गवर्नमेंट से, पॉलिटिक्स से, पॉलिसी से सीधा लिंक है। और जब तक हम नहीं समझ पाएंगे इस बात को व्यापक स्तर पे, और इसी को राजनीतिक चेतना कहते हैं, ये राजनीतिक चेतना जब तक विकसित नहीं होगा हमारे देश के नागरिकों में, कि बेरोजगारी हो, महंगाई हो, पेपर लीक जैसे अपराध हो, इनमें बढ़ोतरी होने का जो प्रमुख कारण है वो राजनीति और सरकार की नीति, वो है। ये नहीं कि कोई खराब अधिकारी आ गया, NTA का डायरेक्टर खराब है इसलिए मेरे साथ गड़बड़ हो गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का चेयरमैन जो है वो खराब था। मैं बात पता नहीं कई वर्षों से सबको कहते रहता हूँ। और हमारा सिस्टम, हमारा पूरा मीडिया मशीनरी जो है, वो प्रयास करता है कि अगर कभी कोई आक्रोश, कोई गुस्सा पनपे भी, तो उसको डायरेक्ट कर दिया जाता है कि आप फलाना अधिकारी खराब है, फलाना वो चेयर में जो बैठा हुआ खराब है। वो समझते ही नहीं है कि ये सब दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो जो भी उनके साथ हो रहा है सीधे तौर पे, ये इस देश की नीति और राजनीति का नतीजा है। इस बात को समझेंगे, ये सब इंटरलिंक्ड बातें हैं। बेशक इस बात को समझेंगे तो फिर हम समाधान की दिशा में बढ़ेंगे। इस बात को नहीं समझेंगे तो फिर देन वी आर बीटिंग अराउंड द बुश, उससे फिर कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। तो जो बच्चा 12 घंटे से 14 घंटे के बीच में डेली पढ़ाई कर रहा था, और उसको ये लगता था उसके पास झोंकने के लिए सिर्फ अपना शरीर ही तो है, वो शरीर झोंक रहा था, अपनी हड्डी मज्जा झोंक रहा था इस एक पेपर को निकालने के लिए, उसकी जगह जब एक टेलीग्राम ऐप पर किसी के पास पेपर आ जाता है, पहुंच जाता है और लीक हो जाता है, वो लोग जो जीत जाते हैं। तो ऐसे समाज में जो विद्रोह होना चाहिए था,
आपको नहीं लगता है उस विद्रोह को कंटेन कर लिया है वो कॉकरोच वाली घटना ने? मतलब मैं एक और चीज़ आपके क्वेश्चन में ऐड करते हुए इसके आंसर के पार्ट में आता हूँ कि जो जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, उन्होंने तो झोंक ही दिया है। एक एस्पेक्ट ये भी है कि उनके परिवारों ने कितना त्याग किया है, क्योंकि अक्सर इस तरह की जो परीक्षाएं हैं जो सरकारी भर्ती के लिए हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सेना, अग्निवीर का हो, ये सब परीक्षाएं आम तौर पे इस देश के किसान मजदूर परिवार के बच्चे देते हैं, ज़्यादातर ऑलमोस्ट 90%। और उनको पढ़ाने तैयार करने के पीछे उनके परिवार का जिस तरह का त्याग होता है, कुछ बातें जो कही जाती है ना कि बस इतना खाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे, वो न जाने कितने लाखों परिवारों की सच्चाई है कि वो अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आधी रोटी खाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो सच में ये काम करते हैं। और ये इसीलिए सिर्फ वो जो एस्पिरेंट है, सिर्फ उसके भर तक मामला नहीं है, उसका फैमिली, उसका पूरा इकोसिस्टम, उसकी सोसाइटी, सबके साथ घोर अन्याय हो रहा है, ग्रेव इनजस्टिस। और उनके साथ भी जो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है कि इंडिया जैसे देश में जहाँ पे कि दुनिया की सबसे बड़ी जेनजी आबादी है, जो जेनजी पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे अगर उस जेनजी का सिस्टम पर से ट्रस्ट उठ रहा है, उनको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, दिस सिस्टम इज़ नॉट मेरिट बेस्ड, यहाँ पे हमारे स्ट्रगल, हार्डवर्क, सेक्रीफाइस की कोई कीमत नहीं है, जेब में पैसा है, काम होगा, नहीं है नहीं होगा, इतनी भर की बात है। और उस पैसे का सब्स्टिट्यूट अगर कुछ है तो बस इतना है कि कोई नेता पावर में है, उससे हमारा वो कुछ हमको दे दे, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जहाँ पे ये स्थिति बन जाए, वहाँ तो फिर एक इंडिविजुअल नौजवान जो तैयारी कर रहा है और गरीब भी है या बहुत खाते पीते परिवार से नहीं आता है, उसको वो अपनी ज़िंदगी के बहुत निजी जो फैसले हैं, जो निजित्व है, उसको त्याग करके वो अपने इस पूरी जवानी को झोंकता है। वो मोहब्बत भी नहीं करता है। ये जो वक्त है, ये जो दौर है उसकी ज़िंदगी में, जिसमें उसके दिल में मोहब्बत के कई तरह के सैक्रिफाइस है ना। हाँ, फिर उसकी शादी किससे हो सकती है, किससे नहीं हो सकती है, ये सब, उसकी बहनों की शादी किससे हो सकती है, किससे नहीं हो सकती। मैं यही सोच रही हूँ कि कितना बड़ा धोखा है। और मतलब नौजवानों की आंखों से ख्वाब छीन लेने की नहीं। और आपने जो अभी पिछले सवाल में जो वो बात कही ना कि ये जो पूरा कॉकरोच वाला जो एक चला है जी, इस बीच में, तो वो किस तरह से उसको कंटेन कर लिया उस गुस्से को। मैं उसमें सिर्फ एक बात और जोड़ना चाहती हूँ बिफोर आई कम फॉर दैट सेगमेंट। देखिए, मैं नहीं मानती हूँ कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा ये उनकी बात है। ये बात जो सत्ताधारी वर्ग है, ये बात वो कहता ही रहा है। हर प्रोटेस्ट जीवी जब वो कह रहे थे, तब भी वो आपको कॉकरोच ही कह रहे थे, परजीवी ही कह रहे थे। तो हमें कॉकरोच और परजीवी सुनना ज्यादा खराब लगा है बस। लेकिन इससे पहले आपको दीमक कहा गया, इससे पहले आपको परजीवी कहा गया, और सत्ता में बैठे हुए, मंत्रालय में बैठे हुए लोगों ने कहा। तो वो बात जो वो कह रहे थे वो ज्यादा भोंडेपन से कही गई, इसलिए आपको बस बुरा लगा है। इतना ही फर्क है। लेकिन ये जो लोग परजीवी और कॉकरोच कह रहे हैं, ये अंदर से मानते यही हैं। वो उसकी भर्त्सना करें, उसके लिए माफ़ी मांग लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो मानते यही हैं। और इसीलिए आपको 15 दिन का कांवड़ और 15 दिन का महाकुंभ और 15 दिन का कोई और इस तरह का कार्यक्रम नवरात्रि का या 15-15 दिन का इसीलिए दिया जाता है कि वो जो खालीपन है ज़िंदगी में, उसमें कुछ रंग आ जाए, कुछ हलवा पूड़ी की व्यवस्था हो जाए, कुछ नशे की व्यवस्था हो जाए और आप रिक्रिएट कर लें। तो ये पूरा अगर आप सिस्टम को देखेंगे तो कांवड़ को आप नीट से अलग करके नहीं देख सकते। तो यूथ को लगाया कहाँ जा रहा है? ये जो परजीवी पैरासाइट्स दिक्कत तलब लोग हैं, इनको कहाँ लगाया जा रहा है? ये पहले से था, ये कोई नई बात नहीं है। ये जब इस तरह की परिस्थिति बनती है किसी भी देश में, किसी भी सोसाइटी में, तो जो सत्ता समर्थक लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा भय, सबसे ज़्यादा चिंता अगर किसी से होती है तो वो यूथ सेक्शन से ही होता है। और बेरोजगार युवा तो और खतरनाक है उनके लिए एक मायने में।
और ये सही बात है कि अभी अभी मैंने सुना कि बेरोजगार युवाओं से पंगा नहीं लेना चाहिए। जी। एक तो इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिल जाएगा, उनसे आप पंगा लीजिएगा तो वो भिड़ जाएंगे आपसे, खाली बैठे हुए हैं भिड़ने के लिए। और दूसरी बात कि उनके पास खोने को कुछ नहीं है, तो उनको भय नहीं है, उनको डर नहीं है। तो बाकी आपने सिस्टम में, सोसाइटी में और कई वर्गों को तो भय और डर दिखा के शांत कर लिया है। जो ये जेनजी है, इसको क्या दिखा के आप शांत करेंगे? इसको कोई डर नहीं है। तो जिसको डर नहीं है उससे सत्ता को डर लगता है, और जब सत्ता को डर लगता है तो उसका डिफॉल्ट एक्शन ये हो जाता है कि हमको जिससे डर लगता है उसको हम डिस्क्रेडिट करें। और पिछले 2-2.5 साल से मैं देख रहा हूं कि ये जो जेनजी टर्म है, इसी को डिस्क्रेडिट करने की शुरुआत हो गई है। अलग अलग मौक़ों पे, अलग अलग माध्यमों से ऐसा बनाया जाता है, इस तरह की बहस छिड़ी जाती है जिससे लगे कि कोई जब जेनजी की बात कर रहा है तो वो कोई अराजकता की बात कर रहा हो। इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हुई है अपने देश में। मीडिया डिबेट्स में जो मंत्री, प्रधानमंत्री के भाषणों, बातों के जरिए, और जो सीजीआई ने कहा वो वही सत्ता की ही भाषा है। तो एक तरफ हम जानते हैं कि जो भी इंडिया में पॉजिटिव चेंज आएगा वो इसी जेनजी के माध्यम से आएगा, और क्योंकि इस जेनजी के माध्यम से पॉजिटिव चेंज आएगा तो इसलिए जेनजी को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। आज किसी सीजीआई ने कॉकरोच शब्द कह दिया तो अब हम कॉकरोच लेकर उड़ पड़े हैं, कल कोई और कुछ और कह देगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो कॉकरोच कह रहा है या भेड़ बकरी कह रहा है या क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो भारत के युवाओं को डिस्क्रेडिट कर रहा है, उसमें प्रतिरोध करने की जो उसकी जो क्षमता है उसको खत्म कर रहा है, ये सब बोल बोल के। ये समझने की जरूरत है। और सीखने की बात बस इतनी सी है हम लोगों के लिए कि एक कॉकरोच कह दिया तो वो भी एक अगर माध्यम बन गया तो उसके जरिए भी देखिए कि कितनी भारी संख्या में एंगर, वो जो गुस्सा जिसकी मैंने बात की, जो पनप रहा था, जो एक्यूमुलेट हो रहा था, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्रूफ ऑफ एंगर। यस। तो अभी भी जिसको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इस देश के युवाओं में कितना ज्यादा गुस्सा है, इस कॉकरोच वाले फिनोमिना के बाद भी अगर दिखाई नहीं दे रहा है, फिर तो भगवान भला करे उसको फिर पता नहीं कब क्या दिखाई देगा। ये मेरा मानना है कि बहुत संभव है कि ये जो चल रहा है कॉकरोच वाला फिनोमिना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसलेट हो जाए कोई बहुत बड़े क्रांति में, रेवोल्यूशन में, लेकिन आने वाले समय में, आज से साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर इस देश में स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है। और ये जो अभी जो चल रहा है, एक मायने में ये उसी दिशा में हम बढ़े हैं थोड़ा सा। हम लोगों की और हर जिम्मेदार नागरिक की ये जवाबदेही है कि हम इस देश के युवाओं की ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में उसका प्रयोग कर सके। इससे सच में पॉजिटिव चेंज आए, इससे सच में परिवर्तन आए, और मैं उसको लेकर बहुत होपफुल हूँ। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई चुनाव में कुछ और दिख रहा है, रिजल्ट में कुछ और दिख रहा है, ये गुस्सा कहाँ है? तो ये गुस्सा खुद में प्रूफ है कि जो चुनाव में आपको दिख रहा है वो उसमें कितनी बड़ी बेईमानी है। अगर कोई कॉकरोच पार्टी बना के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से ज्यादा फॉलोअर्स 2-4 दिन में इकट्ठे कर ले रहा है, तो ये तो रिफ्लेक्शन है ना कि इस देश के यूथ में कितना ज्यादा गुस्सा है। और ये इस बात का एविडेंस है कि आप जो बेईमानी से चुनाव जीत रहे हैं, आप जो इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, आप जो स्टेट मशीनरी से का हर तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका एक और एविडेंस ये है। ये देखने के बाद कौन कह सकता है कि आप चुनाव जीत सकते थे? लेकिन आप जीत रहे हैं क्योंकि आप बेईमान हैं, बेईमानी कर रहे हैं। अगर बेईमानी नहीं होगी तो मतलब इतने करोड़ों यूथ जो है एक झटके में आपके खिलाफ लामबंद हो जाते हैं, और आपको ये भ्रम है कि चुनाव में वो आपके साथ है। नहीं है आपके साथ। बिल्कुल बिना किसी पूर्व योजना के, किसी प्लानिंग के अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, यूथ इकट्ठा हो गया, तो ये सरकार को डर जाना चाहिए। अगर समझदारी होगी तो डरेगी। आपने कहा ना यूथ, मुझे यहाँ पर इजाज़त दीजिए कि मैं इस पर बाइफरकेट करूँ। बड़ा इलिटिस्ट लगेगा ये मेरा कहना, लेकिन इसको समझिए, जो एजुकेटेड यूथ है ये सिर्फ वो यूथ है यहाँ पर, क्योंकि जो एजुकेटेड यूथ नहीं है वो तो अपने आप को पहले ही किसी नौकरी के काबिल ना मानते हुए
अपने आप को उस मुकाबले से बाहर मानता है, रखता है। वो कहीं मैकेनिक की दुकान पे होगा, वो ठेला चलाएगा, वो गुमटी लगाएगा, वो कुछ भी करेगा, क्योंकि उसके पास अहिर्ता नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, तो वो अपने आप को उस मुकाबलेबाजी का हिस्सा भी नहीं मानता है ना। वो यूथ बहुत बड़ा है अनुपम। और मेरा ये सवाल है कि भारत में जो अनएजुकेटेड यूथ है, जिसके बारे में, जो अपनी बात को आर्टिकुलेट ही नहीं कर पा रहा है, वो इसको किस्मत मान रहा है, और वो आपको सड़कों पर जो अराजकता करता हुआ दिखता है, तो हम लोग उस पर सोचते हैं कि ये देखो एक खास तरह का कल्चर आ गया। नहीं, ये वो यूथ है। अब यहाँ पर मैं इसके साथ जोड़ते हुए लाना चाहती हूँ कि सरकार को एजुकेटेड यूथ ज़्यादा खतरनाक दिखेगा, क्योंकि वो मांग रहा है, वो एलिजिबल है। यूथ एजुकेटेड ना हो, ये सरकार के पक्ष में है। 1 लाख से ज़्यादा स्कूल क्यों बंद किए गए हैं? सिर्फ इसीलिए बंद किए गए हैं कि आपके पास वो नाम मात्र की भी अगर वो डिग्री है तो आपका क्लेम है, और क्लेम है तो आप ज़्यादा खतरनाक हैं। देखिए, एजुकेटेड कोई भी हो तो उससे सरकार को ज़्यादा दिक्कत होगी। सरकार, सत्ता का चरित्र ऐसा है कि वो शिक्षित नागरिकों से ज़्यादा घबराएगी बनिस्बत की जो जिनको आपने शिक्षा नहीं दिया है। ये एक जनरल बात है जो शिक्षा की सही परिभाषा मुझे के ये हिसाब लगता से है नहीं। कि आप शिक्षा को कुछ और समझ रहे हैं, मैं शिक्षा को शिक्षित होने के मामले में समझ रहा हूँ। लेकिन मेरा इसमें एक आपकी बात से एक थोड़ा डिसएग्रीमेंट ये है, खास तौर पे इंडिया का जो युवाओं का वर्ग है, जिसके बारे में हमको लग रहा है कि उसको ये समझा दिया गया है कि तुम्हारी ये नियति है, और उसके चैलेंजेस, उसका दायरा और वही बिल्कुल अलग हो गया है। ये हो सकता है कि सबके अपने चैलेंजेस अलग अलग किस्म के हैं, उसको उन्होंने मान भी लिया हो। लेकिन भारत का जो यूथ है, वो चाहे किसी मैकेनिक की दुकान पे हो, किसी ढाबे में काम कर रहा हो, या कटवरिया सराय में आईआईटी की तैयारी कर रहा हो, भारत का यूथ बहुत एस्पिरेशनल है, बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल। जो स्कूल कॉलेज नहीं गया है, सपने वो भी देख रहा है। ये एस्पिरेशनल एज है शिवाजी, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मिलता हूँ, देखता हूँ, दिल्ली में समय नहीं बिताता हूँ, उसके आधार पे कह रहा हूँ। जिसको वो ट्रेनिंग नहीं मिल पाई है कि वो ढंग से सही स्पेलिंग के साथ कुछ लिख सके, लेकिन उसके अंदर ये है कि वो 2-4 एक्शन ऐसे कर सकता है कि वो भी बॉलीवुड का हीरो बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक बात मैं कह रहा हूँ, अलग अलग तरह के एस्पिरेशंस हैं लोगों के। सो इन जनरल इंडियाज यूथ इज वेरी वेरी एस्पिरेशनल। चाहे वो बिल्कुल गर्त में हो, चाहे उसकी हालत खराब है, चाहे उसके भोजन का ठिकाना नहीं है, बिल्कुल उसको मतलब गटर में भेज दिया गया है, लेकिन सपने वो बिल्कुल आसमान में देख रहा है, चांद तारों से नीचे के सपने नहीं देखता है। तो भारत के युवा जो है वो ऊंचा सपना देखते हैं, और वो हर तरह की, इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है, किसी भी तरह का यूथ हो, मैं आपको बता रहा हूं। और इस एस्पिरेशनल यूथ जो है वो अपने अपने तरीके से, वो हो सकता है आर्टिकुलेट उतना ना हो, लेकिन वो अपनी भाषा सीख ले रहा है, वो पार्टिसिपेट कर ले रहा है। ये जो कॉकरोच वाला फिनोमेना हुआ है, मेरा नहीं मानना है कि इसमें सिर्फ पढ़े लिखे लोग हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं। वो फॉलो करना जो है, अगर मान लीजिए इस तरह के 10 हैंडल्स बन गए, और उसको फॉलो करना और उसको आगे बढ़ाना और उसको इंस्टाग्राम पे लगा देना, ये इसके लिए किसी को 10th पास करने की भी जरूरत नहीं। जी बिल्कुल। ये तो मतलब इतना बेसिक स्किल हो चुका है आज के समय में कि किसी नौजवान को हो सकता है कि पानी उबालना ना आता हो, चाय बनाना ना आता हो, लेकिन उसको स्टोरी लगाना आता है। इन टर्म्स ऑफ एस्पिरेशन मैं एक होमोजिनस ब्लॉक की तरह देखता हूँ, एंड आई डू नॉट वांट टू एंड आई डू नॉट सी एनी सच बाइफर्केशन। बाइफर्केशन कराने की कोशिश है सत्ता के तरफ से, वो धर्म का बाइफर्केशन है, वो कई बार अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उसको चारा की तरह इस्तेमाल कराने की कोशिश है कि भाई जो आपके जितने जाति धर्म के नाम पे उन्माद है, उसके फ्रंट लाइंस पे कौन है? बेरोजगार युवा है। तो फिर वो बेरोजगारी जो है वो एक मायने में वो चारा बन जाता है, राजनीति का चारा बन जाता है। ये सब ठीक बात है, लेकिन जहां तानाशाही के खिलाफ, जहां पे सत्ता के सत्तावादी चरित्र के खिलाफ लड़ने की बात है, वहां तो मैं तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड उनसे हूं जिनको आप शिक्षित कह रहे हैं इस मामले में। वो लाठियां खा तो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में जिस तरह नहीं, लाठियां बहुत खा रहे हैं। बहुत बहुत सारे लोग जो सपोजिटली खुद को शिक्षित मानते हैं और किसी जॉब में आ गए हैं, या
उनके इर्द गिर्द कुछ तरह का एक इंसुलेटर है जिससे वो सरकार की नीति का इमीडिएट और डायरेक्ट इम्पैक्ट उन पे ना पड़ता हो। उनकी भाषा ही तो सबसे खराब है आज के समय में। लॉकडाउन होता है तो डायरेक्ट और इमीडिएट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? उस पे पड़ता है जो डेली वेजर्स था, जो अगर कमाई ना करे, सुबह वो 7 बजे लेबर चौक पे जाकर खड़े नहीं होगा तो फिर उसको उसके भोजन पे संकट पड़ जाएगा। उस दिन वो खा पाएगा या नहीं खा पाएगा उसको। तो इमीडिएट और डायरेक्ट इम्पैक्ट तो उस पर पड़ा, नोटबंदी का, लॉकडाउन का, या सरकार की हर नीति का। हमारे आपके जैसे लोग जो हैं उन पे इमीडिएट और डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हमारे इर्द गिर्द कुशन है, अलग तरह का कुशन है। जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनके इर्द गिर्द कुशन है। सरकार की नीतियों का सीधा प्रभाव उन पे नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके 30 महीने की 30 तारीख को उनकी सैलरी आएगी और अगले 30 को फिर आएगी और उसके बाद फिर अगले 30 को आएगी। बीच में सीधा इम्पैक्ट तो उस पर पड़ेगा ना, उस रिक्शे वाले पे जो कड़कती धूप में कहीं नोएडा में रिक्शा चला रहा था, उसके ऊपर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। एक्चुअली ये एक पॉलिटिकल साइंस की और बुद्धिजीवियों की एक फिलॉसफी भी है कि कई बार जो पॉलिटिकल विजडम जिसको कहते हैं वो उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनको आप कोट अनकोट एजुकेटेड नहीं मानते। इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि दे बेयर द ब्रंट ऑफ पॉलिसीज डायरेक्टली एंड इमीडिएटली। बिल्कुल, क्योंकि उनके इर्द गिर्द वो कुशन नहीं है, तो वो आपको बेहतर बताएंगे कि सरकार कैसी है। उनके ऊपर ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा आक्रोश होता है। और जो निश्चिंत है, अपने कमरे में बैठा हुआ है, उनका दफ्तर एसी है, उनका घर एसी है, उनकी गाड़ी एसी है, उनको क्या पता कि कड़कती धूप का क्या असर पड़ रहा है, उनको क्या पता कि सरकार की किसी नीति का क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो तो सिविलाइजेशनल वॉर चल रहा है उसके दिमाग में। उसके दिमाग में तो अलग पिक्चर है। उसके दिमाग में तो ये है कि मतलब इस धर्म का, इस जाति का, इस भाषा का आइडेंटिटी वॉर में तो वो है सबसे ज़्यादा। और कोशिश पॉलिटिक्स की और राजनेताओं की कोशिश होती है कि इस आइडेंटिटी वॉर का हिस्सा हम उनको भी बनाएं। उन गरीब, बेसहारा, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग जो सीधे तौर पे सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है, उनको जब आइडेंटिटी वॉर का हिस्सा बना लिया जाता है, वो उनकी सफलता की पहली कुंजी है। जी। तो अगर यही सब कुछ सच है तो हम ये जो लम्हा है जो कॉकरोच पार्टी वाला मामला आया, हमें किसी सीजेआई की बदजुबानी, बदकलामी का इंतज़ार होगा क्या? क्या ये यूथ अब 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद होने पर लामबंद नहीं हो सकता? क्या उसको ये दिखता नहीं, सूझता नहीं कि उसके साथ जो हो रहा है उसके लिए वो अपने लिए खड़ा हो? तो मुझे ये जो ट्रिगर पॉइंट हम जिसे कहते हैं, ट्रिगर पॉइंट हमें सत्ता की गलियारे की गलती का ही रहेगा हमेशा, या हम अपने नॉन रिएक्शनरी मगर अपने मुद्दों को आर्टिकुलेट कर पाएंगे? देखिए, सवाल वाजिब है, लेकिन जो हमें समझने वाली बात है हमारे लिए वो ये कि चाहे कितने भी सोसाइटी में इंग्रेडिएंट्स हो किसी भी प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन आमतौर पे प्रोटेस्ट्स ट्रिगर तो किसी ट्रिगर से ही होते हैं जो सही में पब्लिक प्रोटेस्ट है। अब कांग्रेस पार्टी कोई कार्यक्रम करेगी तो प्लान करके तारीख, डेट, वेन्यू तय करके कार्यक्रम करेगी, लेकिन जो रियल पब्लिक मूवमेंट होगा उसकी तारीख कोई तय नहीं कर सकता है। और उसका ट्रिगर क्या होगा, जैसे कि आज से 2 महीने पहले हम लोग क्या किसी भी डिस्कशन में बैठ के ये बात कर सकते थे कि कॉकरोच पार्टी टाइप से कोई नाम बना दे और वो ट्रिगर होगा? लोग हंसते ही, ऐसी बात हम कह देते थे। हमको आज भी नहीं पता कि जो सच में जो इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसको लेकर मैं कन्विंस्ड हूं, उसका ट्रिगर क्या होगा। तो इतिहास में हमेशा ऐसे हुआ है। आप देखिए, जिसको अंग्रेजों ने सिपोई म्यूटिनी कहा और जिसके बारे में हम लोग फर्स्ट रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और तरह तरह की संज्ञा देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं, उसका ट्रिगर क्या था? एक ट्रिगर था ना छोटा सा। अभी ये जो पूरा जिसको जेपी मूवमेंट कहते हैं, संपूर्ण क्रांति आंदोलन कुछ कहते हैं, इमरजेंसी लगी उसके खिलाफ में ये हुआ, वो भी जब हुआ तो उसका ट्रिगर क्या था? उसका गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन उसका ट्रिगर था। मेस में खराब खाना वाज द ट्रिगर विच इवेंचुअली रिजल्टेड इनटू सत्ता परिवर्तन। कौन ये
पूर्वानुमान लगा सकता है कि मेस का खराब खाना ट्रिगर होगा सरकार बदलने के लिए। So, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम जैसे लोग हैं, इनको पहले तो जो सोसाइटी से जितने लोग कनेक्टेड हैं उनको समझना चाहिए कि सोसाइटी, समाज का हमारा असल मनोदशा क्या है, असल में क्या महसूस कर रहे हैं और क्या समस्या है और उसका क्या समाधान है। उस दिशा में ले जाने के लिए हमें विमर्श जरूर खड़ा करना चाहिए हमेशा। सरकार की किसी गलती, कोई ट्रिगर, कोई पेपर लीक, कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे हमें नहीं पता और उसके खिलाफ देश के युवा नौजवान सड़कों पे उतर जाएंगे। तो इसको उस ढंग से नहीं देखना, हो ऐसे ही होता है। मीनवाइल भारत के लोगों को, हम सब लोगों ने अपने बच्चों को ये समझाया, हमारे बड़ों ने हमें समझाया, वर्क हार्ड अचीव बिग। वो जो ये छोटी सी जो बात है, इसकी कोई अहमियत है या सिर्फ सत्ता, रिश्वत, फ्रॉड यही जीतेगा? ये देखिए, अभी तो यही हो रहा है कि रिश्वत, फ्रॉड और सिर्फ इतना ही नहीं, जो जितना हल्का है, जो जितना छिछला है, वो उतना ज़्यादा प्रभावशाली भी है। एक ऐसा दौर भी चल रहा है, हम लोग देखते हैं कि राजनीति पे, सत्ता पे, समाज पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव उन लोगों का है जो सबसे फेक डिग्री है, सबसे फेक डिग्री ही नहीं, फेक लोग भी हैं पूरी तरह से। तो एक मायने में तो ऐसा दौर चल रहा है कि झूठ का प्रसार, फ्रॉडुलेंस में जो एक्सपर्ट हो वो, उसकी उतनी ज़्यादा पहुंच, पकड़ और सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मतलब इन सब के बीच में मैं होपफुल हूँ कि ये जो मूल चरित्र है समाज का, जब तक वो बचा रहेगा कुछ हद तक, तब तक वो किसी ना किसी रूप में वो सीड जो है वो फूटेगा। और वो सीड इसी तरह के मूवमेंट से फूटेगा, वो किसी पार्टी के चुनावी कैंपेन से नहीं फूटेगा, विपक्ष के चुनावी कैंपेन से भी नहीं फूटेगा, ये जन आंदोलन से फूटेगा। अभी देश में कुछ हाई पिच इलेक्शंस हुए हैं, खासकर बिहार का और बंगाल का। बिहार के इलेक्शन में यूथ का मुद्दा था, लेकिन बिहार के यूथ को जब नौकरी करने के लिए जानवरों की तरह ट्रेन में भर के जाना पड़ता है, बॉम्बे, सूरत या बेंगलोर, तो हम लोग इसको पॉलिटिकल नज़र से देखते हैं कि ये सरकारी फेल्योर है ना, ये तो गवर्नेंस का फेल्योर है। एक नई खेप आप उन लोगों की, विस्थापित मजदूरों की देखते हैं बनती हुई? इसको तो मैं सिर्फ गवर्नमेंट फेलियर से भी थोड़ा डीप मानता हूँ। सिर्फ सरकार भर का फेलियर नहीं, सरकार का फेलियर तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा गहरा ये है कि ये एक मायने में हमारे मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है ना, जिसको हमने परसू किया है, मतलब ये डिज़ाइन में इनबिल्ट है। बिहार के लोग जो पलायन करने को अभिशप्त हैं और उस पलायन के नतीजे में अपमान का घूंट पीने को अभिशप्त हैं, ये डिज़ाइन में ही इनबिल्ट है। इतने उत्साह से वोट डालने क्यों जाते हैं, भर भर के गाड़ियों में, बसों में, और फिर आते हैं बेइज्जत होते हुए, आते हैं बाथरूम में घुस के भर के आते हैं? क्यों जाते हैं? फिर छोड़ ही देना, फिर मजदूरी ही कर लें। मजदूरी तो कर ही रहे हैं ना, क्यों मजदूरी तो कर ही मेरा रहे हैं। सवाल ये है कि क्यों जाते हैं? क्योंकि देखिए, क्योंकि वोट नहीं देना जो है, ये जिस दिन ये समझ जाएंगे कि वोट नहीं देने में उम्मीद है, उस दिन वोट नहीं देंगे। ट्रांसफर करा लें, जहाँ जॉब मिला है वहीं कर लें। वोट करवाते हैं कुछ लोग, तो ट्रांसफर करवाते भी हैं। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे बाकी राज्यों में, जहाँ जहाँ लोग हैं, बिहार के और पूर्वांचल के लोग कई अन्य राज्यों में हैं, वो वहाँ के वोटर भी बन गए, वो भी हो क्योंकि गए। कम से कम फिर वहाँ की राजनीति को प्रभावित तो कर पाएंगे ना। इम्पोर्टेंट बात है जो इसमें समझने वाली बात जो मैं कह रहा था, वो ये कि एक तरह का बाजार है जिसको चीप लेबर चाहिए। बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से, कुछ लोगों के लिए हो सकता है खुशकिस्मती से, हमारे देश में उस तरह की सत्ता है या रही है जिसको विकास एक विशेष क्षेत्र का ही करने की इच्छा रही है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है, बम्बई, गुजरात से लेके इन हिस्सों को, और जो देश के बड़े उद्योगपति हुए वो इन्हीं इलाकों से हुए। सबको चीप लेबर चाहिए। चीप लेबर इज वेरी वेरी सेंट्रल टू देयर स्कीम ऑफ थिंग्स, उनका आइडिया। मनरेगा खराब करने का वजह एक लोग यही बता रहे हैं। तो चीप लेबर कहाँ से मिलेगा? आपको कोई उस तरह का जोन बनाना पड़ेगा ना, जहां से कि लोग खुद ब खुद उठ के जाएंगे। अगर बिहार में उद्योग, बिहार में रोजगार, बिहार में नौकरियां,
बिहार में व्यापार सब कुछ फलने फूलने लग जाए, तो बिहार के लोग नहीं जाएंगे गुजरात, बिहार के लोग नहीं जाएंगे पंजाब, बिहार के लोग नहीं जाएंगे बॉम्बे। अगर नहीं जाएंगे तो उसका सीधा मार्केट पे असर पड़ेगा, वो चीप लेबर चीप नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग जो काम महाराष्ट्र में जाके गुजरात में जाके कर रहे हैं वो गुजराती मराठी नहीं कर सकता, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो इस काम को करने का 10,000 12,000 15,000 नहीं लेंगे, वो 25,000 30,000 लेंगे। तो मेरा लेकिन जो बिहार से जा रहा है वो तैयार है उस कीमत पे करने को। वो इसलिए तैयार है इस कीमत पे करने को क्योंकि उस तरह का डिजाइन बनाया गया है, उस तरह का बाजार क्रिएट किया गया है जहां पे कि बिहार को एक चीप लेबर सप्लायर जोन की तरफ बनाना है। अगर ऐसा बनाना है तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बिहार में उनके लिए अवसर ना हो, और ये बहुत डेडिकेटेड ढंग से एक अनरिटन पॉलिसी के अंतर्गत किया गया है। तो इस पलायन को रोकने का सीधा तरीका ही यही है कि बिहार में और बिहार के अलावा जो एक्सटेंडेड बिहार का हिस्सा, पूर्वांचल यूपी का हिस्सा है, वहां पे इस तरह की सरकार हो, इस तरह की सत्ता हो जो वहां पे रोजगार के अवसर पैदा करे, तो अपने आप कई चीजें ठीक हो जाएंगी। मेरा जो सवाल है वो इसमें रूटेड है, इस मान्यता में कि जहाँ पर आप वोट देते हैं वहाँ आप रहते नहीं हैं, आप चले जाते हैं काम की जगह पे। तो जो लोकल पॉलिटिक्स है उसको आप इम्पैक्ट नहीं करते हैं वोट देने के बाद, लेकिन जहाँ पर रोज़ आप जी रहे हैं बॉम्बे, बेंगलोर, सूरत में, वहाँ पर क्योंकि आप वोटर नहीं हैं, आप वहाँ एक टेनेंट की ज़िंदगी जी रहे हैं, आपका से नहीं है, वहाँ आपकी बात सुनी नहीं जाएगी पॉलिसी मेकिंग में, आप वहाँ पर बेइज्जत हो रहे हैं, आपकी मेहनत आप वहाँ कर रहे हैं, वहाँ की जीडीपी बढ़ा रहे हैं उस प्रदेश की। तो ये फिर एक बार ये ही नहीं तो मजदूर आप उस जिसकी बात आप कर रहे हैं उस मजदूर वर्ग के स्टेट ऑफ माइंड को समझिए। मैं बताता हूँ, जिसको हम कह रहे हैं कि आप वहाँ नहीं वहाँ हैं, वो वहाँ इस योजना से गया ही नहीं है कि उसको 1 साल वहाँ रहना है। लेकिन पूरी उम्र गुजर जा रही है। वो तो हर अगले दिन की प्लानिंग कर रहा है। वो किसी विशेष परिस्थिति में अपने गांव से, अपने घर से निकला और निकल कर उसको काम रोजगार मिलते मिलते हो सकता है वो 1000 किलोमीटर दूर चला गया जी, जहां पे उसके हर दिन की यह हसरत है कि कल वो अपने गांव वापस जाएगा। तो ऐसे लोग जो किसी दूसरी जगह जाके उन्होंने योजना बना लिया कि अब मैं यहीं रहूंगा, वहाँ पैसा कमाया, वहाँ घर बनाने की कोशिश की, वहाँ बसने की कोशिश की, तो फिर वो पूरी तरह से शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं। कई सारे बिहार के लोग हैं जो, लेकिन जो पूरा मजदूरों का वर्ग है, बिहार का जो श्रमिक वर्ग है जो पलायन करके अलग जगहों पे जा रहा है, उसकी लॉन्ग टर्म योजना का हिस्सा ही नहीं है कि वो अपने रूट्स को छोड़े। जब वो हिस्सा ही नहीं तो है ये तो द्वंद जो है ना, तो द्वंद तो रहेगा ना। द्वंद ये है कि आपका परिवार, आपका जड़ कहीं है और आपको उस जड़ में जो पानी देना है उसका पानी कहीं और है। तो द्वंद तो रहेगा ना। यही तो समझने की जरूरत है ना, जो दुख है, ये जो दुख है, ये जो द्वंद है, इस पीड़ा को अगर हमारे देश के नीति निर्धारक समझ जाते, इस पीड़ा को शायद समझते हो, लेकिन समझने के बाद अगर इतना कमिटमेंट होता कि हम इस पीड़ा को दूर करना चाहते हैं, तब तो कुछ करते। कई लोग इस पीड़ा को समझ ही नहीं रहे हैं। वो अपने जड़ को नहीं त्यागना चाहता, अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहता, अपने परिवार को वहीं रखा हुआ है उसने। जितना वो इमोशनली कनेक्टेड है अपने रूट से, शायद बहुत कम लोग बाकी स्टेट्स में उस तरह से कनेक्टेड हों। बिहार का श्रमिक वर्ग पलायन करने वाला, वो चाहे साल भर दूसरी जगह लुधियाना में कहीं पे जो है सो मिस्त्री का काम कर रहा हो, लेकिन वो हर दिन मेंटली और अलग अलग तरीकों से अपने गांव से कनेक्टेड है। तो वो तो किसी भी दिन अपने गांव को नहीं छोड़ा है मन में। जड़ कहीं है, जड़ को देने वाला खाद पानी कहीं और है। ये द्वंद है। इस द्वंद को रिजॉल्व करना पॉलिटिक्स का काम था, इस द्वंद को रिजॉल्व करना पॉलिसी मेकिंग का काम था। लेकिन पॉलिटिक्स और पॉलिसी मेकिंग के बीच में आ जाता है बिजनेस, मार्केट। बिजनेस और मार्केट क्या कहता है? वो कहता है कि अडानी को चीप लेबर चाहिए, अंबानी को चीप लेबर चाहिए, जामनगर में चाहिए, बॉम्बे में चाहिए, बठिंडा में चाहिए। कहाँ से मिलेगा चीप लेबर? मतलब आप समझिए, कोविड में जिस समय लाखों की तादाद में लोग रिवर्स माइग्रेशन कर रहे थे, वापस अपने गांव जा रहे थे, उस वक्त सरकार वापस जाने के लिए ट्रेनें नहीं चला रही थी। बिहार से बेंगलोर लाने के लिए, बॉम्बे लाने के लिए ट्रेन चलाया जा रहा था उस समय। आप गूगल करके देखिए। मतलब लोग मजबूर हो रहे हैं पैदल और साइकिल से 1000-1500 किलोमीटर जाने के लिए
उनके लिए ट्रेनें नहीं चल रही हैं क्योंकि कोविड का लॉकडाउन है। लेकिन उसी लॉकडाउन के बीच में बिहार से वापस ट्रेन चलाई जा रही है, इसलिए क्योंकि यार यह सब चले जाएंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा, ये बाजार कैसे चलेगा, ये मार्केट कैसे चलेगा। इसको समझिए कि ये पूरा एक डिजाइन है। उस डिजाइन में कोई पार्टी और ये कोई जो भी सरकार में आ रहे हैं ये भी उसको छेड़ नहीं पा रहे हैं। इसको भी छेड़ने के लिए, बदलने के लिए एक अलग तरह का कमिटमेंट, कन्विक्शन चाहिए, जो कि फिर से पब्लिक प्रेशर और पब्लिक मूवमेंट से होगा। आप सही कह रहे हैं। बस मैं एक ये सिनेरियो इमेजिन कर रही हूँ कि बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर जैसे शहरों में, सूरत जैसे शहरों में जो यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोग आकर के बसे, वहाँ पर स्किल उन्होंने डेवलप की, हैवी मशीनरी से लेकर के लाइट वेट सब कुछ वो चला रहे हैं। इतना बड़ा उनके पास स्किल सेट है और एक कम्युनिटी भी है, लोकल कम्युनिटी भी उन्होंने बना ली है। अगर वो अपने वोट को शिफ्ट कर लेते हैं तो उनसे उनके पास जो लोकल गवर्नमेंट के साथ जो बार्गेनिंग पावर बनता है, क्योंकि कल को फिर उस गवर्नमेंट को उन्हीं का वोट चाहिए ठीक होगा। बात है, लेकिन मैं तो फिर वो से कह रहा हूँ, मैं समझ रही हूँ, आपका नॉस्टैल्जिया इज अ वेरी पावरफुल इमोशन। नॉस्टैल्जिया कोई छोटी बात नहीं होती है। हालांकि जिस नॉस्टैल्जिया के लिए वो गांव जाते हैं वो गांव भी बदल चुका है, उसमें मुर्दानी छाई हुई है, उनके बचपन के संगी साथी भी निकल गए हैं, कोई वहाँ नहीं है, इसके बावजूद वो जाते हैं। तो ठीक है, यही मतलब ये दोनों वर्ग है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दोनों किस्म के लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं। ऐसे लोग भी पलायन कर रहे हैं जो पलायन करके फिर उसके बाद जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे बस रहे हैं, और फिर ऐसे भी लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं लेकिन वो हर अगले दिन वापस जाना चाहते हैं। तो ये दो अलग किस्म के लोग हैं। जिनको बसना है वो फिर बाकी सेकेंडरी टर्शरी चीज़ें हैं, फिर वोट ही नहीं, बाकी और चीज़ों पे ध्यान देंगे, वहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे, वहाँ के बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, वहाँ स्प्रेड आउट करेंगे, वहाँ थोड़ा एक कल्चरल चेंज अपने अंदर भी लाते हैं लोग। जिस नई जगह पे जाते हैं वहाँ के तौर तरीके, भाषा सीखें, लोकल भाषा सीखें। बहुत, मैंने कहा ना कि जब, बट एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस बेसिक थिंग ना। मेरे मन में है कि कल मुझे अपने गाँव जाना है, मैं यहाँ क्यों गुजराती सीखने पे एफर्ट लगाऊं। मेरे मन में है कि मुझे जो है सो हर हाल में अभी अगली गर्मी की छुट्टी से जो है वापस अपने गांव में रहना है, मैं क्यों अपना वोट यहाँ पे बनाऊं। तो ये तो बिल्कुल अलग अलग बात है। इसमें सोचने वाली और चिंता करने वाली और दबाव बनाने वाली बात यही है कि बिहार के करोड़ों लोगों के साथ जो पलायन का दंश जो लोग झेल रहे हैं, उसके पीछे के फिनोमिना को समझने की जरूरत है। और ज्यादातर लोग जो है वो मजबूरी में पलायन कर रहे हैं, क्योंकि ये भी डिबेट अक्सर होता है। मुझसे मेरे साथ कई ऐसे लोगों की बातचीत हुई जिन्होंने कहा कि नहीं, माइग्रेशन तो अच्छी चीज है, मैं जिस पलायन के खिलाफ हूं वो मजबूरी का पलायन है, जिसको अंग्रेजी में उन्हीं बुद्धिजीवियों के टर्म्स में डिस्ट्रेस माइग्रेशन कहते हैं। आपको अवसर मिला और आप बिहार के किसी गांव से उठकर वॉशिंगटन डीसी में चले गए, आप बिहार के किसी गांव से उठकर जयपुर के किसी शहर में चले गए, आपको वहाँ बहुत अच्छी जॉब मिल गई, आपने वहाँ बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप कर लिया, आपके जो भी स्किल थे आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी खुशी की बात है, इसके खिलाफ कौन है जी। लेकिन अगर आपको बोझा ढोने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए, ठेला चलाने के लिए 2000 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, आप अपना घर, मकान, परिवार छोड़ के 1000 किलोमीटर दूर किसी शहर के लेबर चौक पे खड़े हो रहे हैं, इसको कैसे डिफेंड किया जा सकता है किसी भी सिविल सोसाइटी में? ये कैसे सरकारों का, सक्सेसिव सरकारों का फेलियर नहीं है? और इसको समझने में की गहराई में जब आप जाएंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार भी कई बार लाचार हो जाती है, क्योंकि बाजार सरकार पर हावी है, मार्केट ज्यादा हावी है गवर्नमेंट के ऊपर, पॉलिसी मेकिंग के ऊपर। जिस मार्केट को, जिस बिजनेस को, जिस कॉरपोरेट को वो चीप लेबर चाहिए, उसी के पैसे से आपकी राजनीति चल रही है जो सरकार चला रहा है। वो उसको नहीं छेड़ेगा, उस डिजाइन को नहीं छेड़ेगा। मनरेगा को कमजोर करने का, निष्प्रभावी बनाने का बिल्कुल जो जो और पूंजीपति मित्र हमारे जो हैं वो ये मानते रहे हैं कि लेबर
कानूनों ने, मिनिमम वेज जो बढ़ाई गई उसने, और मनरेगा ने वर्क कल्चर को ख़राब कर दिया है। वो एक्सप्लॉइट ही नहीं कर सकते अब उतना ज़्यादा, क्योंकि 5 किलो राशन भी सरकार दे रही है। और ये ऐसा नहीं कि मोदी साहब ही दे रहे हैं, 5 किलो राशन पहले से मिल रहा था, तो राशन भी सरकार दे रही है। दूसरा, आप मनरेगा में कुछ काम की गारंटी भी दे रहे हैं, और साथ में आप पूंजीपतियों को बांध रहे हैं मिनिमम वेज में। तो ऐसे में हमारे पास लेबर क्राइसिस आ गया है ना। ये भी एक बहुत बड़ा है जो आपने नोएडा में देखा है, लेबर क्राइसिस, जो लेबर मूवमेंट बना, और उसमें फिर देखा आपने कि उन पर सरकारी दमन हुआ। वो लोग अभी भी पता नहीं सब मिल गए या नहीं मिल गए, सब छूट गए या नहीं छूट गए, जो गिरफ्तार किए गए, धोखा दे के बुलाए गए और गिरफ्तार कर लिए गए। और ये सिर्फ वहाँ नहीं हुआ है, हरियाणा में भी हुआ और जगहों पर भी हुआ है। डू यू कोरिलेट ऑल दीज प्रोसेसेस टुगेदर विद लेबर इश्यूज? बिल्कुल इंटरलिंक्ड है सारी चीजें। और नहीं, ये बिहार का ही आदमी पिस रहा है। हाँ। यूपी, कह रहा हूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल का, जो बाकियों को नहीं है इसकी चिंता। क्यों होगी चिंता? क्योंकि भुक्तभोगी तो वही है ना। जो भुक्तभोगी है वो कौन है? लेबर, किसी देश के किसी लेबर चौक पे सर्वे कर लीजिए ना, रैंडम सर्वे कर लीजिए सुबह खड़े होके। आप दिल्ली में किसी लेबर चौक पे सर्वे कर लीजिए, ऐसे ही पूछ लीजिए कि कौन कौन किस किस स्टेट से है, हाथ उठाओ, आप देख लीजिए। और ऐसा कौन सा विशेष गुण है बिहारियों में कि पूरे देश के लेबर चौक को वही सुशोभित कर रहे हैं? मतलब आप 100 मजदूर होंगे तो उसमें से हो सकता है 90 बिहार के हों और बाकी 10 में बंगाल, उड़ीसा और थोड़ा इधर जौनपुर, गोरखपुर की तरफ से कुछ लोग होंगे। जब उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा तो फिर उन्हीं पे पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए ऐसी स्थिति बना दी गई है। और पिछले कुछ समय में क्या हुआ है, जो आपने लेबर कोड की बात की, बाकी बातें हुई, वो ये कि हमको एक ऐसी सरकार मिल गई है जिसका मूल उद्देश्य अक्सर रहता है कि वो किसी न किसी रूप में नागरिकों के अधिकार को कमज़ोर करे। हमारा जो लोकतंत्र आगे बढ़ा है आज़ादी के बाद से, ये सारा प्रोग्रेस जो हुआ है वो असल में अधिकारों का ही प्रोग्रेस है। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने या पंडित नेहरू जैसे नेताओं ने आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा काम किया वो ये कि भारत के लोगों को प्रजा से नागरिक बनाया। सो वी वर सब्जेक्ट्स, वी वर नॉट सिटीजन्स। प्रजा से नागरिक बनने का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होता ही अधिकारों के जरिए है। नागरिक कौन है? जिसके पास अधिकार है। सिटीजन्स हैव राइट्स। प्रजा कौन है? जिसके सिर्फ कर्तव्य होते हैं। सब्जेक्ट्स के सिर्फ ड्यूटीज होते हैं। सब्जेक्ट्स को ड्यूटी करना है, सिटीजन्स के पास राइट्स हैं। और हमारे देश में आज़ादी के बाद धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली कई तरह के अधिकार दिए गए। अधिकारों से ही हम नागरिक बने हैं। तो आप देखिए, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मतलब यू नेम इट, हर जगह पब्लिक मूवमेंट्स ने दबाव बनाया और सरकारों ने फिर धीरे धीरे उस दिशा में सरकारें आगे बढ़ी। तो कांग्रेस की सरकारों ने कई तरह के अधिकार दिए, पेंशन का अधिकार, काम का अधिकार, हर तरह का अधिकार। और ये सरकार जब से आई है, इनको नौकरी छीनना है, इनको पेंशन छीनना है, इनको सूचना का अधिकार कमज़ोर करना है, इनको मनरेगा काम का अधिकार कमज़ोर करना है। जहाँ जहाँ राइट्स है, अब तो आपके वोट के अधिकार पे भी पंगा है। तो हर तरह के अधिकारों पे चोट करना, ये मूल चरित्र इस सरकार का है। और कांग्रेस का मूल चरित्र ही ये था, अधिकार देना। ये रियल डिफरेंस रहा है। अब जब अधिकार छीनने की बात होगी तो फिर उसमें आप सोचेंगे जो सबका अधिकार छीना जा रहा है, मतलब प्रिजनर्स के भी राइट्स होते हैं। बेल का अधिकार देखिए कैसा छीना गया है हमारे देश में। मतलब 5-5 साल से उम्र जेल में है। किसी को ऊपर पीएमएलए लगा दो, किसी को ऊपर यूएपीए लगा दो और फिर उसको जेल में डाल दो। बिना ट्रायल, बिना बेल के कैद कर लो। यूट्यूबर्स जेल जा रहे हैं। किस तरह से अधिकार छीने जा रहे हैं ये तो हम सब देख रहे हैं। तो असली लड़ाई ही यही है, अधिकारों की लड़ाई है। ये किसी पार्टी का समर्थन विरोध की बात ही नहीं है। फिर इस पैराडॉक्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि चुनाव जीत रहे हैं,
चुनाव तो वही पार्टी जीत रही है। आप रैलियों में देखिए, रैलियों में युवा भी होता है, आम जनता भी होती है, और फिर वही युवा जो रैली में जा सकता है, वो अपने आर्टिकुलेशन के लिए कोई रैली नहीं कर पाता देखिए, है। अब तो ये लगभग साबित होने को है कि ये चुनाव बेईमानी से जीत रहे हैं। इसके लिए भी तो युवा सामने आ सकता है। हाँ, आ रहे हैं ना, आएंगे। अभी हमने जो ये बात की है, इनको एक माध्यम मिला ना कॉकरोच का, आ गए सामने। आप देखिए फिर आएंगे सामने। जो अंदर गुस्सा पनप रहा है और जिसको कोई स्पेस नहीं मिल रहा है, उसको मतलब मीडिया उसको स्पेस नहीं देगी, जुडिशरी उसको एड्रेस नहीं करेगी, सारे इंस्टीट्यूशंस अगर कलेक्टिव डिससेटिस्फैक्शन को, डिसकंटेंट को एड्रेस नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं फूटेगा ना कभी, उस सड़क पे उतरेगा ना। और क्योंकि सभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से एक इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हुआ है कि कोई उस डिसकंटेंट को नहीं एड्रेस कर रहा है, तो बहुत नेचुरल सी बात है। मतलब अब पार्लियामेंट तक को आपने एक तरह से कैप्चर कर रखा है, जी। वहां पे आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जो है सो सेंसर करते रहते हैं, आप ये बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते हैं। बचा क्या है देश में? कोई दूसरा उपाय ही नहीं है कि देश के नौजवान सड़क पे उतरेंगे। और मैं आपको कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, जल्दी ही इस देश में करोड़ों की संख्या में युवा अपने अधिकार के लिए, अपने भविष्य के लिए और इस देश में तानाशाही के खिलाफ सड़क पे उतरेंगे। सब कुछ उसी से ठीक हो जाएगा अपने आप, और अगले 30 साल 40 साल की राजनीति भी ठीक हो जाएगी। तो मेरी आखिरी जिज्ञासा समझ के बताइए, जब आपने ये बात कही कि होने वाला है, ऐसे में एक हेडलेस मास बनेगा, और वो क्या चाहता है और वो कैसे होना चाहिए, इसका जो कॉजल रिलेशनशिप है, इसकी समझ उसमें कितनी है कितनी नहीं है, उसके पास लीडरशिप नहीं है। ऐसे में हम नेपाल, बांग्लादेश, ये सब हमने देखा है। आपको क्या लगता है कि फिर वो बहुत जल्दी ही उन्हीं कट्टरवादी या रिएक्शनरी मोड में चला जाता है, फिर वो देश, फिर वो देखिए, समाज? मैं एक बात बताता हूँ जिससे कई मेरे आप साथी लोगों की क्या तैयारी है? यूथ असहमत लीडर हो हैं आप। सकते हैं। नहीं, मैं उस पर भी आऊँगा, और मैं जिस बात से कई लोग असहमत हो सकते हैं वो ये कि जिसको हम मास कहते हैं, मतलब अभी जैसे हम मास मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो मास मूवमेंट वो है जिसमें मासेस का पार्टिसिपेशन है। मासेस की असल में कोई राइट लेफ्ट सेंटर विचारधारा उस तरह से होती नहीं है। जो मासेस हैं उनके रियल लाइफ स्ट्रगल्स हैं, विचारधारा होती है दलों की, नेताओं की और एक बुद्धिजीवी वर्ग की। और सोसाइटी में जिस तरह की आइडियोलॉजी को इंसेंटिवाइज किया जाता है, कई बार भीड़ उस तरफ जाती हुई दिखने लग जाती है। मतलब एग्जाम्पल के लिए, हम सब ने अपने बचपन में देखा है कि फिल्म इंडस्ट्री से लेकर जितने प्राइवेट लोग हों या सरकार के इंस्टीट्यूशंस हों, वो सब जब संगीत म्यूजिक बनाते थे तो सब मिले सुर मेरा तुम्हारा किस्म के बनाते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, ये सब हम लोग बचपन में सुनते थे। और अब 10 साल से हम ये सब नहीं सुनते हैं। अब इसके उलट बिल्कुल प्रोडक्शन होता है। पहले गाने बनते हों, आम वार्तालाप होता हो। ऐसा नहीं था कि धर्म मजहब को लेकर, जाति को लेकर पूर्वाग्रह नहीं थे, पहले भी था। ये हम नहीं कह सकते हैं कि 2014 के बाद से ही लोगों के मन में फलाने जाति को लेकर, फलाने रिलीजन के लोगों को लेकर किसी तरह का प्रिजुडिस पनपा है। प्रिजुडिसेस थे सोसाइटी में पहले से भी एग्जिस्ट करते। आरएसएस ने काम किया है 100 साल से, और भी संगठन है उसके अलावा भी रहा है। मैं कह रहा हूं कि दिस इज हाउ सोसाइटीज आर बिल्ट। आइडेंटिटीज के नाम पे प्रिजुडिस ना हो तो आइडेंटिटीज डिसॉल्व हो जाएंगी। इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ आरएसएस एंड बीजेपी। हम सब मानते हैं कि हम फलाने कुल से आते हैं, हम फलाने परिवार से आते हैं, हम फलाने मोहल्ले से आते हैं, ये भाषा बोलने वाले लोग ऐसे हैं, वो भाषा बोलने वाले। दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर। प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी जब इवॉल्व होती जाती है तो हम लोग ये तय करते हैं कि वो कौन से वैल्यूज हैं जिस डायरेक्शन में हमको सोसाइटी को ले जाना है। हम एनिमल इंस्टिंक्ट से निकल के हम एक सिविलाइज्ड इंस्टिंक्ट की तरफ सोसाइटी को ले जाएंगे, या हम पीछे गुफाओं में ले जाएंगे। तो ऐसे आमतौर पे पब्लिक लाइफ में काम करने वाले लोग, पॉलिटिकल लीडर्स जो है, वो हमेशा प्रोग्रेसिव ही होते थे। ऐसे संगठन दुनिया भर में
कम हुए, लेकिन अब जाके सफल होने लगे हैं। जो रिग्रेसिव बातें, समाज को पीछे ले जाने की बातें, 1000 साल, सैकड़ों साल पीछे ले जाने की बातें करते आए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे चौक चौराहों पे हमारे समाज का जो सामूहिक व्यवहार है, कलेक्टिव बिहेवियर है, वो कैसा होगा, ये इससे तय होता है कि हमको किस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप मिली हुई है। वही लोग जो आज हो सकता है नफरत और जहर के कारण किसी विशेष जाति विशेष, किसी धर्म विशेष लोगों के खिलाफ चौक चौराहे पे वो लिंचिंग कर रहा हो, वो गालियां दे रहा हो, वो रैली निकाल रहा हो, सेम वही लोग होंगे। वो आज कर रहा है, उसको नरेंद्र मोदी जैसा लीडरशिप मिला है, उसको आज इस तरह का एक विमर्श मिला है जिसमें ये करना इंसेंटिवाइज्ड है। ये करने से यू गो अप द लैडर, आपका प्रभाव बढ़ता है, आपकी ताकत बढ़ती है, आप सत्ता के करीब होते हैं, तो लोग ये करने लग जाते हैं। और कल को हमारे पास गांधी जैसा नेतृत्व हो तो ऐसा थोड़े होगा कि हमारे यहाँ जो अभी जो लोग हैं इनकी जगह रिप्लेस होके हम चाइनीज लोग, अमेरिकन लोग आ जाएंगे, यही लोग रहेंगे और यही लोग मिले सुर मेरा तुम्हारा गाने लग जाएंगे। सेम लोग, अग्री, टोटली। आई एम टेलिंग यू, सेम पीपल जो आज खड़े होके किसी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वही लोग सबसे ज्यादा प्रीच करने लग जाएंगे कि हमारा देश जो है विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला देश है। जिस दिन ये व्यवहार इंसेंटिवाइज्ड हो जाएगा, जिस दिन ऐसा करने से आप समाज में बेहतर माने जाएंगे, आप ऊपर उठने लग जाएंगे। सो इसीलिए मेरी ये चिंता बहुत ज्यादा नहीं है। मेरा विश्वास इस बात पे है कि समाज को दिशा देने का काम और जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडरशिप की होती है, सोशल लीडरशिप की होती है, नेताओं की होती है। और हम लोग उस मूवमेंट को अगर सही दिशा देंगे तो मासेस की दिशा भी सही रहेगी। और मैं सिर्फ ये कोई थियोरिटिकल एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, मैंने दर्जनों प्रोटेस्ट्स, हो सकता है उस स्केल का नहीं जिससे स्केल की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट हो सकता है एसएससी में, सीजीएल में गड़बड़ी के खिलाफ हुआ हो, जिसमें पहले दूसरे तीसरे दिन तक उस प्रोटेस्ट में बैठे हुए जो नौजवान हैं वो कह रहे हैं कि भाई सब ठीक है, हम तो एसएससी से लड़ रहे हैं, यहाँ पे कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसको भगा देंगे। ये उनकी राजनीतिक चेतना है, आप सोच लीजिए। वो अपने आप चौथे दिन, पांचवें दिन से जो है उनको मैं रोकता था, भाई यार गाली मत दो, प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द का इस्तेमाल मत करो। दिस इज हाउ मूवमेंट्स राइट चेंज योर माइंडसेट। मैं आंदोलन के महत्व को इसलिए इतना जोर देकर कह रहा हूं कि जन आंदोलन का ये प्रभाव होता है मासेस पे, और जो मास मूवमेंट होगा, मुझे उसमें कहीं से कोई चिंता नहीं है कि उसका डायरेक्शन कहीं और घुमा दिया जाएगा। अगर उसका कोर पॉलिटिकल कंटेंट और उसकी कोर लीडरशिप सही लोगों के हाथ में होगी तो फिर भीड़ कहीं और लेके चली जाएगी, ऐसा नहीं है। नेतृत्व जहां ले जाएगा वहां भीड़ जाएगी। मेरा सवाल जब मैंने सोचा था, मणिपुर मेरे जहन में था, एक लीगल मामला था, आपको पता है, एक वहाँ पर ऑर्डर आता है, कोर्ट से ऑर्डर आता है, हाई कोर्ट से, सरकार उसमें इंटरवीन नहीं करती है और मना कर देती है, और उस एक ऑर्डर की वजह से वहाँ अनरेस्ट शुरू हुआ, जो आज आप देख रहे हैं 3 साल हो गए हैं, और मणिपुर का हुलिया बिगाड़ दिया इन लोगों ने। तो ये जो प्रोटेस्ट होता है, जो हेडलेस प्रोटेस्ट होता है, जिसका कोई नेता नहीं होता है, जो बस हो जाता है, उसके खतरे भी बहुत होते हैं। इसलिए मेरा सवाल आपका ये कहना भी वाजिब है कि खतरे होते हैं, और बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका में भी जो हुआ वो भी बेस्ट एग्जाम्पल्स नहीं है, ये बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है। मुझे लगता है कि भारत में जो होगा, क्योंकि भारत का एक अलग किस्म का आंदोलन का चरित्र रहा है पास्ट में, पिछले 10 साल में उसको धूमिल किया गया है। अभी भी कोशिश हो रही है कि आंदोलन करने वाले लोगों के प्रति ही एक इस तरह का माहौल बना के समाज में रखो कि कोई भी जिस दिन बात करे कि नहीं आंदोलन करना है तो उसको देशद्रोही कह दिया जाए। देशद्रोही नहीं तो कम से कम इतना कह दिया जाए कि भाई तुम तो मतलब नेगेटिव आदमी हो, इतना तो कह दिया जाए। जो लड़के एग्जाम दे चुके हैं, भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेटर का, अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे हैं, जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उन पर भी लाठी ही चलती है। जो डीम्ड ऑफिसर्स हैं, है ना, उन पर भी लाठी चलती है। तो प्रोटेस्ट के जवाब में वो आखिरी टाइम था जब कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट के जवाब में अपने मंत्रियों को भेजा था अन्ना हजारे के पास, कि और उनकी वो ठोड़ी में हाथ डाल डाल के उनको बहला रहे थे और ये कह रहे थे कि भाई आप मान जाइए, हम आपकी सारी मांगे मान रहे हैं।
ये आखिरी बार था, उसके बाद से कभी किसी प्रोटेस्टर को ये इज्जत नहीं बात मिली। इस देश के नागरिकों को समझना चाहिए कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, भारत का विचार, जिसका निर्माण आज़ादी के आंदोलन की प्रक्रिया में हुआ, उसके निर्माण के प्रोसेस के केंद्र में कांग्रेस रही है। कांग्रेस का जन्म और भारत की आज़ादी, ये दोनों लगभग एक ही प्रक्रिया है। तो ये हो सकता है कि लंबे समय तक सत्ता में कोई रहेगा तो गलतियां भी होंगी, चूक भी होंगी, सब कुछ होगा, और हम उसका विरोध भी करेंगे। और हम उसका विरोध भी करेंगे, बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस का जो मूल चरित्र है वही असल में भारत का मूल चरित्र है। हम उससे डेविएट करने की कोशिश जब जब करेंगे तो तनाव होगा, टेंशन होगा। अब मैं कांग्रेस प्रवक्ता टाइप साउंड कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बात बिना कांग्रेस प्रवक्ता हुए कह सकता हूं इस बात को कि देश में कई तरह की पार्टियां हैं। और आप देखिए, हमको भी अक्सर कहा जाता है कि भाई बाकी आंदोलन तो ठीक है, लेकिन चुनावी राजनीति तो जात पात समीकरण इस पे होता है और वोट भी इसी पे मिलता है, और जो सच भी है कुछ हद तक। इसका नतीजा ये होता है कि जितनी भी पार्टियां हैं, हर पार्टी के बारे में आपको पता है कि इसका वोटर कौन है। तो ये दलितों की पार्टी है, ये जाटों की पार्टी है, ये यादवों की पार्टी है, ये कुर्मी की पार्टी है, ये हिंदुओं की पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी है। ये सब है इस देश में, है ना। एक ही पार्टी है इस देश में जो सबकी पार्टी है, जिसको मुसलमानों का भी वोट चाहिए, हिंदुओं का भी वोट चाहिए, जिसको अगड़ी जातियों का भी वोट चाहिए, दलितों का भी वोट चाहिए, पिछड़ों का भी चाहिए, अगड़ों का भी चाहिए। तो उस पार्टी के पॉलिटिकल सक्सेस में इम्प्लिसिट है कि जी। सामाजिक सौहार्द रहेगा। बिल्कुल। मतलब आपको कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। कांग्रेस अगर राजनीतिक रूप से सफल होती है तो कांग्रेस को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। कोई नीति कानून बनाए बिना सिर्फ कांग्रेस की सफलता से ही सामाजिक सौहार्द हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के नेचर में यह है कि उसका एग्जिस्टेंस ही इस बात पे है कि आप जितने भी फैक्शंस को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी वो कहते हैं ना, जिन पॉइंट्स को आप हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको साथ रखना कांग्रेस का नेचर है। तो कांग्रेस, और आप इसको उदाहरण से देखिए, इस देश में जब जब जाति के नाम पे विभाजन हुआ, मंडल के बाद हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? बिल्कुल कांग्रेस को हुआ। जैसे मैं कह रहा हूं कि आजादी की लड़ाई और कांग्रेस का जो यात्रा है वो एक ही है, जी। उसी तरह से जितने भी हक अधिकार मारे गए और कांग्रेस का नुकसान, ये दोनों इम्प्लिसिट बात है। जैसे पेपर लीक वाले में मैं क्या कहता हूं कि भारत में कोचिंग उद्योग का पनपना और पेपर लीक का होना, इसका टाइमलाइन सेम है। हाँ, और स्कूलों का बंद होना, हाँ, सेम टाइमलाइन है, बिल्कुल पिछले 15 साल में हुए हैं ये। तो इसी तरह से जब भी भारत में हिंदू मुसलमान के नाम पे डिवीजन क्रिएट हुआ है, नुकसान सबसे ज्यादा किसको हुआ है? बिल्कुल कांग्रेस को हुआ है। तो ये बात समझने की जरूरत है हर भारतीय को। कांग्रेस वर्कर्स को समझाने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूं, हर भारतीय को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कांग्रेस से आप लीजिए जवाबदेही, कांग्रेस के खिलाफ लड़िए, गलती करे उसके खिलाफ बोलिए। और मैं तो कांग्रेस के लीडर्स, वर्कर्स को कहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी कह सकते हैं। शायद कांग्रेस ये आजादी देती है कि आप अगर वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं तो उस पार्टी में रहते हुए आप कई बातें कह सकते हैं जो किसी और होमोजेनस ब्लॉक में नहीं कह सकते। बीजेपी जैसी पार्टी या कई क्षेत्रीय दल हैं, वहां आप नहीं ले सकते अलग तरह की लाइन, कांग्रेस में ले सकते हैं। तो आम जो नागरिक है वो इस बात को समझे कि अगर हमको सही में इस देश में सामाजिक सौहार्द को बरकरार रखना है, मैं अभी सिर्फ सामाजिक सौहार्द वाले विषय पे बात कर रहा हूं। मेरा मानना है कि ब्रॉडली 3 सब्जेक्ट्स हैं जिस पे अटैक हुआ है मोदी रिजीम में। 1 सोसाइटी, सोशल फैब्रिक, 2 इकोनॉमी, एंड 3 डेमोक्रेसी, समाज, अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र। अर्थव्यवस्था के साथ क्या हुआ है हम सब ने देख लिया, बेरोजगारी, महंगाई, इनइक्वालिटी, वो इनका किया धरा है। सोशल फैब्रिक पे अभी हमने बात कर ही ली, और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का क्या हुआ है वो भी हमने देख ही लिया। और इन तीनों पैमाने पे अगर हमको अपने देश को बचाना है,
किसी को सत्ता में लाना, किसी को सत्ता से हटाना, उसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए। अगर सच में हमको देश को बचाना है तो अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बचाना पड़ेगा, अपनी सोशल फैब्रिक को बचाना पड़ेगा और अपनी इकोनॉमी को बचाना पड़ेगा। इन 3 चीज़ों को बचाने का काम मैं अब 100% कन्विंस्ड हूँ कि कम से कम ये जो गैंग है, मोडानी गैंग, इसके बस का नहीं है। उसकी नियत जो ही नहीं है। नियत ही नहीं है। मतलब जो लोग एक आदमी के ऊपर से मुकदमा हटाने के लिए पूरे देश के संप्रभुता से समझौता कर सकते हैं, अमेरिका के साथ, अमेरिका के साथ, अब तो साबित हो गया ना। भयानक है ये तो। आप इस बात को समझिए, हम लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान से युद्ध विराम इसलिए करवा लिया ट्रंप ने। ट्रंप ट्वीट करके सबसे पहले बता रहा है, वेयर इज योर सॉवरेंटी। अरे ठीक है, आप करिए युद्ध विराम, अच्छी बात है। हमारा प्रधानमंत्री बताए ना, अमेरिका का राष्ट्रपति बता रहा है कि सीज फायर करवा दिया है हमने। अमेरिका का राष्ट्रपति बता रहा है कि भारत रशिया से तेल नहीं लेगा। फिर अमेरिका का राष्ट्रपति बता रहा है कि हमने इनको 30 दिन के लिए छूट दिया है, जा बेटा खरीद ले। और फिर अमेरिका का राष्ट्रपति बता रहा है कि हमने छूट खत्म कर दी है। अमेरिका का राष्ट्रपति बता रहा है कि हमने भारत के साथ ट्रेड डील किया है, और एक ऐसा ट्रेड डील किया है जिससे भारत के किसान, भारत के बेरोजगार नौजवान, भारत का पूरा जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसको चौपट कर दिया है। और उसके बाद अमेरिका का राष्ट्रपति मीडिया में बयान देता है कि मैं जिस दिन चाहूं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूं। और भारत सरकार इस पे विरोध जताना दूर की बात है, इस पे आपत्ति भी दर्ज कराने की हिमाकत नहीं दिखाती है। कहां गया हमारा आत्मसम्मान? एक स्वतंत्र आजाद देश। अरे इस तरह से अमेरिका के सामने तो हम आज तक नहीं झुके थे। मतलब जब अमेरिका सच में सुपर पावर था, और जब हम सच में बहुत गरीब थे, और जब हम सच में बहुत गरीब थे, जब कोल्ड वॉर चल रहा था और हमें साइड्स चुनने का प्रेशर बनाया जाता था हमारे ऊपर, उस वक्त हम में इतना नैतिक बल था कि हम नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू कर सकते थे। हमारे पास ऐसे लीडर्स थे जो अपने मॉरल स्ट्रेंथ के आधार पे देश को आगे बढ़ाया, सबके साथ ठीक संबंध रखे। उस समय भी हम नहीं झुके। आज हम इस तरह उस डोनाल्ड ट्रंप जैसे छिछोरे के सामने झुके। मतलब क्या आदमी है, कितना घटिया आदमी है। वाकई। मतलब ऑन रिकॉर्ड कहने में मुझे दिक्कत, ऐसे आदमी के सामने झुके हैं। और उस वक्त जब ये ट्रेड डील हुआ, मैंने कई जगहों पे कई भाषणों में कहा ये सिर्फ गौतम अडानी को बचाने के लिए हो रहा है। बिल्कुल। अभी आप देख लीजिए, 1 सप्ताह पहले खबर आ चुकी है कि गौतम अडानी पर जो अमेरिका में केस था, उस केस को खत्म कर दिया गया है। जिस केस के लिए बार बार नोटिस भेजा जा रहा था, भारत सरकार उस नोटिस को अपनी जेब में रख लेती थी। गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। हाँ, मतलब कि कर्मचारी अपने मालिक को नोटिस दिखाने की हिमाकत नहीं कर रहा था, और वो केस अमेरिका ने खत्म कर दिया। अब मतलब इसके बाद भी किसी को अगर कोई डाउट है इस बात पे कि अडानी के कारण, सिर्फ एक आदमी के कारण देश के हितों के साथ समझौता हो रहा है, इस स्केल का समझौता, सही, उसके बाद भी अगर कोई डाउट है, तो ये तो मेरा मानना है कि ये प्रधानमंत्री जो है, मतलब मैं आमतौर पर इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन ये देश विरोधी प्रधानमंत्री है, देशद्रोही प्रधानमंत्री है। ये कहता है ना कि हमारे देश को खतरा है, हमारे देश को सच में खतरा है, लेकिन खतरा किससे है? इस सरकार से ही खतरा इस सरकार से खतरा है। ये कहता है ना हिंदू खतरे में है, हिंदू सच में खतरे में है। हिंदू खतरे में, नरेंद्र मोदी के कारण हिंदू खतरे में है। बिल्कुल। इस बात को हमें समझे, मतलब वी हैव सफिशिएंट एविडेंस। इसके बाद भी हम नहीं समझेंगे तो मतलब हमसे ज्यादा नादान बेवकूफ, मतलब देन वी आर डूम्ड टू, बर्बाद होने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। मतलब हम स्वेच्छा से चाहते हैं कि हम बर्बाद तबाह हो जाए, ये है। और ये बात इस देश का जेनजी यूथ समझ रहा है, जो बात मैं आपको कह रहा हूँ। चुनावों को चुनाव आयोग के जरिए, इलेक्शन मशीनरी के जरिए मैनिपुलेट किया जा रहा है, लेकिन आप ये जो असंतोष, गुस्सा पनप रहा है, जो कभी कॉकरोच कह देने पर रिएक्ट कर रहा है और कभी अलग अलग मीडियम से कर रहा है, ये गुस्सा जब फूटेगा तो इतिहास नरेंद्र मोदी को आज़ाद भारत के सबसे हेटेड प्राइम मिनिस्टर की तरह याद रखेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था ना कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, हिस्ट्री विल जज मी डिफरेंटली। आई एम टेलिंग यू, आज ये जितनी भी फेक लोकप्रियता बना ले,
जितना भी जहर फैला ले, जितना भी लोगों के माइंड को मीडिया, सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा के जरिए कैप्चर कर ले, लेकिन आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद जब अगली पीढ़ी इस दौर के बारे में पढ़ेगी, तो हर ऐसा आदमी जो इस समय इस परिस्थिति में भी सही बात कह रहा था, उसको महान माना जाएगा, उसको याद किया जाएगा। और जो लोग भी सत्ता के संरक्षण में खड़े थे, समर्थन में खड़े थे, वो इस बात को खुलकर बता नहीं पाएंगे कि हम जो है उस वक्त मोदी जी के साथ चुप चुप रहेंगे। एकदम ऐसा माहौल बनने वाला है। अहो दुर्भाग्य, ये लोग यूथ को बता रहे हैं कि तुम क्या खाओ, क्या पहनो, किससे मोहब्बत करो, कहाँ पढ़ो, कहाँ रहो, और ये यूथ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे भारत में पेपर लीक नीट का हो रहा है और आप जाके मेलोडी करके चिढ़ा रहे हैं। चिढ़ाना ही है ना। हाँ, मतलब आप समझिए, एक महिला के साथ रीलबाजी क्यों करनी? नहीं, एक तो बहुत चलिए एक बार को भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं और वो मेलोनी है। एक 76-77 साल का बुढ़ा, आप ऐसे इमेजिन करिए, 76-77 साल का कोई बूढ़ा आदमी किसी महिला के साथ इस तरह कर रहा। भूल जाइए नरेंद्र मोदी और ये है, वो वीडियोस देखिए जिस तरह से कर रहे हैं, मेलोडी ये कर रहे हैं, मतलब वो चॉकलेट टॉफ़ी इस तरह से दे रहे हो, जिस तरह से वो जाके मतलब लग रहा है जैसे कि वो लोग छुट्टी मनाने साथ में गए हैं, जिस तरह की फ़ोटोज़ वो शेयर कर रहे हैं अपने हैंडल से। क्या फर्स्ट रिएक्शन होगा? ये होगा ना कि भाई क्यों ऐसे हरकत। और ये जो किंक है उनके अंदर, ये जो फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, क्योंकि खुद ये लोग, यही तो परेशानी है, खुद तो नॉर्मल जिंदगी जीते नहीं है कि बीवी बच्चे हों, आपको कोई प्रेम करे, किसी को आप प्रेम करें, एक जायज़ रिश्तों में रहें आप, वो तो है ही नहीं ना। बहुत अजीब। तो ये तो चिढ़ाना है, ये तो चिढ़ाना है। और एक और देखिए कमाल की बात है, हम लोगों ने इतनी परीक्षा पे चर्चा की, हम लोगों ने इतना नीट पे चर्चा किया, पेपर लीक पे चर्चा किया। ये बहुत कमाल की बात है कि हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो परीक्षा पे चर्चा करता है। आपके कोई दर्शक हो तो वो थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा चेक करके बताए कि दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जिसके हेड ऑफ स्टेट परीक्षा पे चर्चा करते हो, अलग नाम से, किसी भी नाम से, परीक्षा पे चर्चा एक रेगुलर सेरेमोनियल इवेंट की तरह करते हो। मुझे नहीं लगता कोई होगा, तो शायद ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं। और इस देश में सबसे ज़्यादा जेनजी का आक्रोश इस समय परीक्षा प्रणाली को लेकर ही है। जो आदमी परीक्षा पे चर्चा करे, पेपर लीक पे चर्चा ना करे, परीक्षा पे चर्चा में फिर क्या कर रहे हैं? पेपर लीक पे चर्चा नहीं कर रहे। पेपर लीक शब्द आज तक उनकी जुबान पे नहीं आया है। वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं और फिर कहते हैं दही शक्कर खा के परीक्षा देने जाना चाहिए, बड़ों के आशीर्वाद लेकर परीक्षा देने जाना चाहिए, कठिन प्रश्नों के पहले उत्तर देना चाहिए, आसान प्रश्नों के बाद में। मतलब पूरा जो है सो तैयारी करने वाले जो नौजवान है वो मतलब भड़क गए थे इस बात पे, ये क्या बता रहा है, कठिन प्रश्नों के पहले उत्तर देना चाहिए परीक्षा में। ये आदमी बताइए, ये करके परीक्षा पे चर्चा पे इतने पैसे खर्च कर चुका है। एक आरटीआई का डेटा आया कि शायद नवोदय स्कूल का 1 साल का बजट जितना होता है उतना इनके एक परीक्षा पे चर्चा पे खर्च होता है, टैक्सपेयर्स मनी। हाँ, और ये परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। जब पेपर लीक होता है तो गायब हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, एक शब्द नहीं बोलते हैं जी। नीट का पेपर लीक हो रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको कंडक्ट करती है उसका पेपर लीक हो रहा है, आपकी सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी है। अभी 2024 में आप लोकसभा चुनाव जीते, उसके तुरंत बाद हो गया पेपर लीक। वही शिक्षा मंत्री था उस वक्त, जो एनटीए का डायरेक्टर था उसको आपने और प्रमोट कर दिया और अच्छा पोजीशन दे दिया। ये सब इंडिकेशंस है ना कि जो पेपर लीक करवा रहे हैं वो आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं करवा रहे हैं, इसका मतलब, वरना जवाबदेही तय होती ना, आप उनके साथ नहीं होते तो लोगों को सजा होती ना जी। वो तो नहीं हो रहा है। एक टेक्निकल बात जहन में आ रही है और इसका आधार भी है, क्योंकि सीएम स्टालिन ने ये किया था, विरोध किया था कि ये नेशनल परीक्षा नहीं होनी चाहिए जो नीट है, और मैं इसमें और परीक्षाओं को भी शामिल करूंगी, खासकर नीट और जेई जैसी परीक्षाएं। ये नेशनल क्यों हो? अगर मान लीजिए हमारे पास सिलेबस एक ही कर दीजिए, पेपर्स जो हैं वो स्टेट वाइज अपने खुद बना लें, वो उससे एक फ़र्क तो ये पड़ेगा कि अगर एक जगह का लीक होता भी है तो बाकी तो इंसुलेटेड है ना। तो ये जो ओवर सेंट्रलाइजेशन आया है इस देश में इस समय, उसकी भी एक उसका आप चरित्र देखिए क्या है, वो टोटल कोलैप्स करता है। जब कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो टोटल गड़बड़ होती है। अगर यही हर प्रदेश के पास अपना सिस्टम होता। बात है कि देखिए, जब नियत ही गड़बड़ हो, आप
कराना ही नहीं चाहते। जैसे कि अभी उदाहरण के लिए, अभी जब नीट पेपर लीक पे डिबेट हुआ, तो अब उधर से ये बात आ रही कि अब हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाएंगे, मतलब एज इफ दिस इज व्हाट दे हैव लर्नड थ्रू नीट पेपर लीक। अब हमने कितने सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स कॉम्प्रोमाइज्ड होते देखा है। एसएससी का सीजीएल पेपर कंप्यूटर बेस्ड ही होता है। कई परीक्षाएं हैं जो कंप्यूटर बेस्ड होती थी, जिसमें आउटसोर्स कर दिया जाता था परीक्षा को किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को, और वो सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, सिफी हो, इस तरह की कंपनियों को, और फिर उसमें गड़बड़ी होती थी। और उसमें फिर क्या होता है कि जिस तरह मैंने कहा ना कि यहाँ पे किसी ने जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया है क्वेश्चन पेपर, उसको गिरफ्तार करके उसी को सरगना बता दिया जाता है और केस को रफा दफा कर दिया जाता है। उसी तरह वहाँ कोई प्राइवेट एम्प्लॉय जो सिफी में काम कर रहा है किसी कंप्यूटर पे, उसको पकड़ के उसको सजा दे के, और उसके साथ तो और भी दिक्कत नहीं है कि भाई वो प्राइवेट एम्प्लॉय था, वो फिर कल को दूसरी जगह काम करने लग जाता है। तो हम लोगों ने खुद अपने आंदोलन में ये कई बार डिमांड किया था कि जो परीक्षाएं सरकार कंडक्ट करवाती है उसके एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं वो प्राइवेट लोगों के ना हो, सरकार की अपनी हो, ताकि जवाबदेही सरकार की तय हो। और जो भारत अपने आईटी स्किल्स के लिए पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटता है, जाना जाता है, वो अगर अपनी परीक्षा सरकार खुद से करवाने का मैकेनिज्म नहीं डेवलप कर सकती, वो परीक्षा करवाने के लिए आपको हर बार किसी को ठेका देना पड़ता है, आउटसोर्स, आपको जो काम पेरेनियली कराना है, ऐसा नहीं है कि आप जीवन में एक बार करा रहे हैं, हर साल जो परीक्षा होना है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्यों नहीं डेवलप कर सकते। तो इस तरह की कई चीजें थी। जी। हम लोगों ने युवा हल्ला बोल मूवमेंट में कई एक्सपर्ट्स, कई स्टेक होल्डर्स, सबको इंगेज करके पूरा इसका एक सॉल्यूशन तैयार किया था। सॉल्यूशन तैयार किया, हमने कहा कि एक पूरा मॉडल एग्जाम कोड तैयार हो कि कैसे परीक्षा होनी चाहिए, उसमें क्या क्या पालन हो। जैसे मॉडल इलेक्शन कोड होता है ना, तो चुनाव के लिए पूरा मॉडल कोड कम से कम कागज पे तो है, क्या होना चाहिए, क्या, चलिए उसका पालन नहीं होता क्योंकि चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है आजकल, लेकिन एक इलेक्शन कोड है ना, उसमें विपक्ष को क्या करना चाहिए, नेताओं को क्या करना चाहिए, अधिकारियों को क्या करना चाहिए, नागरिकों के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, सब कुछ तय है। कितने दिन में नोटिफिकेशन होगा, कितने दिन में वापसी होगी, सब कुछ तय है। तो आप परीक्षा के लिए एक कोड क्यों नहीं बना सकते कि आप भर्ती कब निकालेंगे, फॉर्म कितने दिनों तक ओपन रहेगा, फॉर्म क्लोज होने के कितने दिन में एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, एडमिट कार्ड आने के कितने दिन में प्रीलिम्स हो जाना चाहिए। क्योंकि इन सब बारीकियों में जब आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ का ज़्यादा चांस है, कहाँ कहाँ कम करने से, कहाँ ठीक करने से सिचुएशन ठीक हो सकता है। सो वी स्टडीड दिस इन डेप्थली, पूरी तरह से, और इस सॉलिड एक मॉडल एग्जाम कोड तैयार किया। इसमें कई सारे सुझाव थे, किस तरह के सेंटर्स हो, किस तरह का मैकेनिज्म हो, किस तरह का कैलेंडर हो, सब चीज़। और हमने देखा कि मैक्सिमम 9 महीने में कोई भी परीक्षा जो है वो एडवर्टीजमेंट से लेकर ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। 9 महीने में 9 महीने में जॉब्स एडवर्टाइज करने से लेकर ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया, और उसमें थोड़ा बफर टाइम भी है। ये नहीं कि हम बहुत टाइट शेड्यूल बना रहे हैं, अब ये इनसे होता नहीं है। हमने ये सॉल्यूशन सबको दिया, रिक्रूटमेंट एजेंसीज को, कई बोर्ड्स को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, सबको दिया हमने कोशिश किया कि इस पे हम खूब एंगेज करें, खूब इस पे पब्लिक में मॉडल एग्जाम कोड को लेकर चर्चा हुई, कई कार्यक्रम किए, विमर्श खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन नियत होती तब तो। कई लोग हमसे पूछते हैं कि भाई इतना तुम शोर करते हो, हल्ला करते हो, सोल्यूशन तो बताओ। हम तो सोल्यूशन बना के बैठ के कोशिश करके थक हार के अब बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब हमको उम्मीद ही नहीं है इनसे कुछ भी, क्योंकि ये करना ही नहीं चाहते। ठीक, उसका पूरा सोल्यूशन तैयार है, क्या हो सकता है, कैसे हम एग्जामिनेशन सिस्टम को लीक प्रूफ कर सकते हैं, कैसे हम एग्जामिनेशन सिस्टम से इरेगुलरिटीज़ को, करप्शन को कम कर सकते हैं, कैसे हम एग्जामिनेशन सिस्टम को इंश्योर कर सकते हैं कि वो मेरिट बेस्ड, हार्ड वर्क बेस्ड रहे, उसमें बाकी सारे फैक्टर्स को मिनिमाइज किया जा सके। उन सब पे काम करके, उन सब पे अभियान चलाया, आंदोलन चलाया, संवाद किया, जो जो डेमोक्रेटिक तरीके हैं सब कुछ किया। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है, अगर इन आयोगों को, इन अधिकारियों को नहीं समझ में आता है, इसका मतलब स्पष्ट है कि जो चल रहा है दिस इज व्हाट यू वांट, ये गलती से नहीं हो रहा है, दिस इज पार्ट ऑफ द डिजाइन, ऐसा आप करना चाहते हैं।
तो अब मैं इस बात को लेकर कन्विंस्ड हूं कि अगर हमको अपना एग्जामिनेशन सिस्टम ठीक करना है तो सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा। इनसे आप उम्मीद करेंगे कि ये आपकी बात समझ जाएं, ये दबाव में आ जाए, उसके बाद ये ठीक कर लेंगे, ऐसा नहीं होना। सत्ता परिवर्तन से ही आपका परीक्षा तंत्र की भी बेहतरी हो सकती है। इस बात को लेकर मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ। इसी सवाल में जोड़ते हुए, अगर भगत सिंह जिंदा होते तो वो पेपर लीक कराने वाले क्लर्क के पीछे जाते या ब्रिटिश राज के पीछे जाते जो उसका स्रोत रहे? देखिए, भगत सिंह क्योंकि वो एक ही उसी एज ग्रुप के हैं। अपने नहीं तो वो उसी एज ग्रुप के हैं और उन्होंने अपनी उस छोटे से जीवन में वो क्या करते उन्होंने करके दिखा दिया है, अपने जीवन में करके दिखा दिया। ब्रिटिश राज के खिलाफ क्या किया कि उनको बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है, ये बात भगत सिंह मानते थे। तो अगर आज वो कन्विंस होते कि ये भी बहरे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो इनको भी धमाके से सुनाते। क्लर्क के पीछे नहीं जाते। क्लर्क के पीछे क्यों जाते? उस किस निरीह कर्मचारी के पीछे क्यों जाते जिसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जिसको गिरफ्तार करके फिजूल में माहौल बनाया जा रहा है कि हमने सरगना को अरेस्ट कर लिया, ये कर लिया। असली अपराधी जो है उसके पीछे जाते, उसको पकड़ते, उसको सजा दिलाते। इस प्रेशर कुकर एग्जामिनेशन सिस्टम से किसी तरह हमारे बच्चों को मुक्ति मिले और उनकी मेरिट की कदर हो, उनकी मेहनत की कदर हो, ऐसी आशा के साथ। और जो आप लोगों ने बताया, और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि ड्यू डिलीजेंस के साथ में आपने जो पूरा मसौदा तैयार किया है विद इन 9 months पीरियड, तो उसको भी कोई सुने, समझे और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे, इस उम्मीद के साथ। और हमारे नौजवानों के ख्वाब कोई ना छीन ले, इस दुआ के साथ। बहुत शुक्रिया। किंतु परंतु क्या। थैंक यू।